जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और देखिए, प्रीलिम्स जैसे जैसे नजदीक आ रहा है तो हमारी प्रॉब्लम्स प्रीलिम्स को लेकर थोड़ा सा ब्लड प्रेशर, थोड़ा सा टेंशन बढ़ते जाता है। खास तौर पे उस प्रेशर भरे माहौल में कई बार हम लोग डिसीजन मेकिंग में गलती कर देते हैं, निर्णय क्षमता में हम लोग गलती कर देते हैं। वहां पर क्या होता है, बेसिकली हमारे साथ कई बार आते हुए क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। ठीक है, पहली बात तो ये हो जाता है। दूसरी बात क्या होता है, हम लोग एलिमिनेशन ध्यान नहीं दे पाते। हम लोग सोचते हैं कि नॉलेज जितना हमने पढ़ा है, ठीक है, उसके माध्यम से ही हमारा काम हो जाए और हम हर ऑप्शन सही करें, वो हम लोग नहीं कर पाते हैं। तीसरा, हम लोग ये करते हैं, बहुत ही माइनर मिस्टेक कर देते हैं। मतलब चीजें हम खूब ढंग से पढ़े होते हैं, ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे इस पेपर के माध्यम से। चीजें हम लोग बहुत ढंग से पढ़े होते हैं, लेकिन क्या करते हैं, एग्जाम वाला ऑप्शन में दिमाग से निकल जाता है, तो ये सब मिस्टेक करते हैं। इन सब चीजों को ध्यान रखते हुए दोस्तों, यूपीएससी हिंदी जो फुल टेस्ट है, जितने हम लोग ने जो यूपीएससी हिंदी की फुल टेस्ट सीरीज चल रही है, यूपीएससी यूपीपीसीएस की, मैं आपसे बता दूं ये दोनों मीडियम में है। मार्केट में अवेलेबल जितनी टेस्ट सीरीज हैं उसके केवल जीएसटी के कॉस्ट में टेस्ट सीरीज है। बड़ी बड़ी कोचिंग की जितनी भी बड़ी बड़ी कोचिंग है, उनकी टेस्ट सीरीज में जितना आप जीएसटी भरते हैं, ठीक है, उतनी ही कॉस्ट में आपको ये यूपीएससी हिंदी की टेस्ट सीरीज मिल जाती है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। आज जो हम लोग ये डिस्कशन करेंगे फुल टेस्ट 1 का, इसमें हम लोग इन सभी बातों को देखेंगे कि यार आते हुए क्वेश्चन पे कैसे ध्यान रखना है, गलत ना हो, एलिमिनेशन पर फोकस करना है, ठीक है, और माइनर मिस्टेक्स को भी देखना है। देखिए, थोड़ा सा अपने जो हम लोग का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसको ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ पर मॉडल आंसर आपके सामने शो नहीं करूंगा। मॉडल आंसर की चीजें मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, मॉडल आंसर की चीजें मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, जिन लोग को ज्वाइन करना है दोस्तों, वो लोग यूपीएससी हिंदी की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा आप लोग सामने फुल टेस्ट के जो फुल टेस्ट 1 है, तो देखिए मैंने जैसे क्वेश्चंस को क्या किया, मैंने रेड मार्क किया है। इनमें वे क्वेश्चन है, खास तौर पे वे क्वेश्चन है जो कॉमन मिस्टेक्स हुई थी, जो ओएमआर में दिख रही थी कि कॉमन मिस्टेक्स है। ठीक है, क्योंकि देखिए मार्केट में अवेलेबल एकमात्र ऐसी टेस्ट सीरीज है जो ऑनलाइन होती है और ओएमआर के माध्यम से होती है। हम लोग गूगल मीट करवाते हैं दोस्तों हर टेस्ट सीरीज में। वहां पे लोग सामने बैठ के ओएमआर पे फिल करते हैं, ओएमआर की स्कैन कॉपी अपलोड करते हैं और उनकी ओएमआर कॉपी चेक होकर उनका रिजल्ट बनता है। तो ये हम लोग बहुत ही इनोवेटिव प्रयास लेके आए हैं, उम्मीद है कि आप लोग समर्थन करते रहेंगे। तो ओएमआर में देखने पे जो कॉमन मिस्टेक्स है उस पे हम लोग ध्यान रख रहे हैं, जो ग्रुप पे कॉमन डाउट्स पूछे जा रहे हैं, कॉमन प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनको यहाँ पर डिस्कशन किया जा रहा है मेनली। अदर जो हम लोग को खुद से भी लगा चेंज करना चाहिए, वो भी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। और मैं दोस्तों आपसे एक बात बता दूं कि जो भी टेस्ट सीरीज में 2 4 10 गलतियां रह गई थी, वो भी एराटा के माध्यम से सही किया जा रहा है। तो जल्द से जल्द आप लोग को अपडेटेड जो एराटा फॉर्मेट है कि ये गलती थी इस टेस्ट सीरीज में, वो भी आपको मिल जाएगा, ताकि आप पूर्णतः भरोसा के साथ एग्जाम में जा सके। ये टेस्ट सीरीज हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है, तो जो लोग अभी तक ज्वाइन करने से चूक गए वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम लोग देखिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे से। ठीक है, तो यहाँ पर है, यहाँ पर आप देखेंगे, इसको मैं इस तरह से रखता हूँ ताकि हिंदी इंग्लिश दोनों में दिखाई दे। मैं बेसिकली हिंदी वाला पढ़ूंगा, ठीक है, इंग्लिश वाला आप लोग देख सकते हैं आराम से। तो पहली बात देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, जीएसटी परिषद के बारे में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है, जीएसटी परिषद के बारे में पूछ रहा है। कह रहा है ये अनुच्छेद 280 के तहत एक संवैधानिक निकाय है। अब थोड़ा सा यहाँ पर हम एफर्ट लगाते हैं, क्वेश्चन समझते हैं कि एग्जाम में क्या करना है। अब देखो, हालांकि जीएसटी परिषद अनुच्छेद 280 नहीं है, 279A है टू बी प्रिसाइज। जीएसटी परिषद क्या है, मैं आपको एकदम कंफर्म करके बता दे रहा हूँ, 279A आर्टिकल नंबर है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो गलत है, ठीक है, ये गलत है। अब थोड़ा सा एक बात समझिए, एग्जाम में क्या होता है ना, हमें कंफ्यूजन होती है थोड़ी। हमें क्या कंफ्यूजन होता है, अरे यार 279 या 280 ऐसा ही कुछ तो होगा। एक काम करते हैं, 280 दिया है, मार देते हैं टिक, हो सकता है सही है। यहाँ पे समझेंगे कैसे, कैसे नहीं आता हुआ भी, मान लो आपको आर्टिकल एकदम नहीं याद है। जैसे होता क्या है कि आपको आर्टिकल मान लो एकदम नहीं याद है, 279A, ये एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है ये 279A था कि 280 ही था, क्या सोच रहा है, थोड़ा सा सोचिए इसको। देखिए, जीएसटी परिषद, एक बात तो आपको कॉमन सेंस में, जब आपने बेसिक रीडिंग की होगी तभी आपको पता चलेगा कि मूल संविधान में नहीं थी, बाद में अमेंडमेंट के माध्यम से, ठीक है, रिसेंट अमेंडमेंट के माध्यम से, हालिया ही कुछ जल्दी आपके न्यूज में आपने सुना होगा, अमेंडमेंट के माध्यम से जोड़ी गई। सीधी बात है दोस्तों, जो भी अमेंडमेंट के साथ चीजें जुड़ती हैं, सामान्यतः उसमें ए बी ऐसा कुछ ऐड होता है आर्टिकल में। ठीक है, अगर बीच के आर्टिकल में जोड़ी जाएंगी, खासतौर पर मान लो संविधान में 279वां आर्टिकल है, उसमें हमको सब क्लॉज एक जोड़ना पड़ता है संशोधन के लिए। ठीक है, तो जीएसटी परिषद, सीधी बात है, ये पूर्ण आर्टिकल तो नहीं होगा, ये दिमाग में आपको रखना है कि भैया ये पूर्ण आर्टिकल नहीं हो सकता है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट करना है। अब समझिएगा, ये कॉन्सेप्ट है हमारा, है ना। क्वेश्चन सॉल्व करने का ये तरीका है कि अगर आपको एग्जैक्ट नहीं आ रहा है, कॉमन न्यूज में आपने पढ़ा है कि हाँ भाई जीएसटी परिषद क्या है भाई, ये जो है रिसेंट में बनी थी, हाल में ही बनी थी,
तो आपको क्या करना है, यहां से ये काम कर लेना है। अब आपने जब ऑप्शन ए एलिमिनेट किया, तो देखिए कभी भी एग्जाम में जब ऑप्शन ए एलिमिनेट हो जाए तो अगला ऑप्शन पहले नहीं पढ़ना है। ध्यान रखिए, कॉमन एरर वन, दूसरा तीसरा नहीं पढ़ना है, तुरंत पहले ऑप्शन देखना है। ऑप्शन देखोगे, वन हटाओगे तो ये कट जाएगा, खत्म। ठीक है, सी खत्म और डी खत्म। तो देखो, ठीक है, तो ए सी डी खत्म। अब मैं क्या करूंगा, सीधे बी पे टिक करूंगा, आगे बढ़ूंगा। ध्यान रखिए एग्जाम में, ये एग्जाम में एप्टीट्यूड लाना दोस्तों बहुत जरूरी है अगर आप सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं तो। ये क्यों बोल रहा हूं, पहले क्वेश्चन पे थोड़ा समय ज्यादा दे रहा हूं, इसलिए दे रहा हूं। ध्यान रखिए, सिविल सर्वेंट बनने के लिए आपको 2 घंटे में 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ठीक है, यानी पर क्वेश्चन लगभग 1 मिनट, मैं 1 मिनट मान के चल रहा हूं पर क्वेश्चन। ठीक है, लगभग 1 से 1 मिनट 10 सेकेंड मान लो। अब 1 मिनट 10 सेकेंड है ना, कई ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे जहां पे आपको सोचना पड़ेगा। आगे चल के कई ऐसे क्वेश्चन आएंगे जहां पे आपको थोड़ा सा दिमाग में कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि नहीं ये चीज ऐसे नहीं होता है, नहीं ये चीज ऐसे नहीं होता है, थोड़ा ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ऐसे में कुछ ऐसे क्वेश्चंस पे हम स्पीड गेन कर सकते हैं, वो क्वेश्चन आपके सामने है कि जिसमें आपका एक ऑप्शन एलिमिनेट हो जाए। ध्यान में रखिए, अगर एक ऑप्शन एलिमिनेट हो जाए तो अगले ऑप्शन ध्यान से पढ़ना भी नहीं भाई, छोड़ो आगे बढ़ो। ठीक है, छोड़ो आगे बढ़ो, बस पहली सबसे पहले क्या मार्क करना है यहां पर। देखो, जब भी क्वेश्चन पढ़ना है तो मैं यहीं से वापस वापस आपको, है ना, बता रहा हूं कैसे करना है। तो क्वेश्चन पहले पढ़िए स्टेटमेंट, फिर यहाँ पे टिक मारिए कि सही है पूछा है कि सही नहीं है पूछा है। मान लो यहाँ पे पूछा रहता सही नहीं है और आपका ध्यान नहीं जाता, तो सबसे पहले इसको क्या करिए, पेन से मार्क कर लीजिए कि सही है पूछा है, सबसे पहले ये मार्किंग कर लीजिए। उसके बाद पहला स्टेटमेंट पढ़िए, अगर पहला स्टेटमेंट कट रहा है तुरंत ऑप्शन हटाइए, ए सी डी एलिमिनेट करिए, बी पे टिक मार के ओएमआर पे गोला भरिए, आगे बढ़िए। ठीक है, ये अप्रोच आपको बनाती है आईएएस। ठीक है, ये अप्रोच आपको प्री क्वालिफाई कराती है। आईएएस तो छोड़िए, आईएएस तो आप मेंस देते हो, इंटरव्यू देते हो, बहुत सारी चीजें मैटर करती है। प्री क्वालिफाई कराती है ये अप्रोच। और मैं खुद बता रहा हूं, मेरा प्री में हमेशा 130 नंबर रहा है ना, हमेशा, मतलब 125 प्लस नंबर। 3 बार मैंने प्रीलिम्स आज तक दिया यूपीएससी का, तीनों बार 2018, 19, 20 तीनों बार 125 प्लस मार्क्स रहे हैं। सबसे बड़ा कारण है ये अप्रोच। मैं क्वेश्चन अधिक से अधिक अटेम्प्ट कर पाता हूं। मैं जो क्वेश्चन में श्योर हो जाता हूँ हाँ ये ऑप्शन एलिमिनेट करके मैं अगला पढ़ता नहीं। आगे तो ऑप्शन क्या है, केंद्र और राज्यों के लिए संयुक्त मंच, सही बात है। अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं, ये भी सही बात है। ठीक है, तो केंद्रीय वित्त मंत्री इसकी अध्यक्षता करते हैं, ये भी एकदम सही बात है। ठीक है, अब देखिए संरचना अगर मैं थोड़ा सा देख लूं, ठीक है, तो केंद्रीय वित्त मंत्री अध्यक्ष होते हैं। इसके अलावा क्या होता है, जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, ठीक है, तो इसका जो अध्यक्ष है वो कौन हो जाएगा, वित्त मंत्री। फाइनेंस मिनिस्टर इसका अध्यक्ष हो जाएगा पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे जो आप देखोगे जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं, स्टेट है ना, फाइनेंस वाले होते हैं, वो क्या होंगे, है ना, तो वो होंगे इसके सदस्य। और दूसरी बात, तीसरे नंबर पे कौन होते हैं, जो राज्यों के वित्त विभाग के अध्यक्ष होते हैं। राज्यों के वित्त विभाग के अध्यक्ष होते हैं। बेसिकली अध्यक्ष का मतलब राज्यों के वो वाले मंत्री जो वित्त विभाग संभालते हैं। ठीक है, राज्यों के वे मंत्री, यानी जैसे मान लो उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश के वह मंत्री जो वित्त मंत्रालय उत्तर प्रदेश का संभालते हैं। ठीक है, तो ये आप देखोगे ये चीज है। ठीक है, ये इसकी संरचना है जीएसटी परिषद की, आर्टिकल 279A है, ये ध्यान में रखना है। इसके बाद है अगला, ठीक है, अगला है शी बॉक्स। ठीक है, तो शी बॉक्स क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो यहां पर थोड़ा सा देखिए ये क्या है, इस क्वेश्चन को पढ़िए। सी बॉक्स के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों को दर्ज करने के लिए एक ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन प्रणाली है। तो क्या नाम है, सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट, है ना, एम्प्लॉयर, मतलब ऐसे ऐसे आप चाहो तो याद कर सकते हो, है ना, बॉक्स, सी बॉक्स है। तो सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस को रोकने के लिए बेसिकली, ठीक है, ये क्या है, ऑनलाइन कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, बिल्कुल सही बात है। दूसरी बात है कि यह दूसरा स्टेटमेंट दिया, यह राष्ट्रीय महिला आयोग की एक पहल है, तो बिल्कुल ये गलत स्टेटमेंट है। ये महिला आयोग की दोस्तों पहल नहीं है। ठीक है, ये किसकी है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ये पहल है। तो इस बात को आप क्या ध्यान रखना है, ये बेसिकली क्या है, थोड़ा सा इस बात को समझिएगा। जो महिलाएं चाहे, देखिए अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको पहले तो ये आंसर सही करा देता हूं। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, इसका सही आंसर हो गया केवल एक, यानी ए ऑप्शन सही है। ठीक है, सही आंसर हो गया केवल एक, ए ऑप्शन सही है, महिला आयोग की पहल नहीं है और ऑनलाइन शिकायत नियंत्रण प्रणाली है। ध्यान में रखिए, यह महिला और बाल विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, तो महिला और बाल विकास मंत्रालय की पहल है, पहली बात दिमाग में रखना है। जो दूसरा महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिए, चाहे संगठित क्षेत्र की महिला हो, चाहे असंगठित क्षेत्र की महिला हो, चाहे निजी क्षेत्र हो या सार्वजनिक क्षेत्र हो, तो ध्यान रखिए कोई भी महिला, चाहे संगठित क्षेत्र, ठीक है, या बेसिकली इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर, या
अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हो या पब्लिक सेक्टर में हो या प्राइवेट सेक्टर में हो, सभी लोग को सिंगल विंडो एक्सेस दे रहा है ये सी बॉक्स पोर्टल। सिंगल विंडो एक्सेस के माध्यम से यहाँ पर आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न का। ठीक है, तो ये दिमाग में आपको रखना पड़ेगा। इसका जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, ठीक है, और दोस्तों ये आप देख सकते हैं दोस्तों, यूपीएससी हिंदी की टेस्ट सीरीज जो नया बैच है वो 6 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, यूपी पीसीएस का 6 अप्रैल से नया बैच स्टार्ट हो रहा है, तो जो लोग अभी तक नहीं ज्वाइन किए वो ज्वाइन कर सकते हैं और काफी आपके लिए हेल्पफुल होगा। यूपी पीसीएस के लिए कुल 20 टेस्ट हैं इसमें। ठीक है, शेड्यूल वेड्यूल सब आपको मिल जाएगा। ये 2 मोबाइल नंबर है, आप देखिए इसकी फी अभी 1500 इसकी फीस है, यहाँ पे आपको स्पेशल 25% का भी डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो आपकी जो ओरिजिनल फीस हो जाती है वो हो जाती है 1125 रुपए। ठीक है, तो 1125 रुपए, मैंने वही कहा कि मार्केट में अवेलेबल सबसे मिनिमम कॉस्ट की टेस्ट सीरीज है। 20 टेस्ट है, ये 2 मोबाइल नंबर है, यहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, 9519780078, इस मोबाइल नंबर पे आप कॉल व्हाट्सएप कुछ भी करिए, वहां पे आपको सारी जानकारी जो भी शेड्यूल है वो सब यहाँ पर मिल जाती है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों ये कावेरी नदी का है। ठीक है, कावेरी नदी ये यूपीएससी का काफी फेमस क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी पहाड़ी पर निकलती है। तो बोला है कावेरी नदी का जो उद्गम क्षेत्र है, जो राइज वाला एरिया है, वेयर, है ना, तो जो राइज वाला एरिया है वो कहां से है, वो ब्रह्मगिरी पहाड़ियों पर है, वेस्टर्न घाट। फिर बोला इसकी कुछ सहायक नदियां कुमारधारा, सिशिला, होल, गुंडिया होल, ये सब हैं। तो इसमें ध्यान रखिए दोस्तों, पहला तो सही है, पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है, एकदम सही है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। अगर मैं कावेरी नदी के बारे में देखूं, ठीक है, मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कावेरी नदी का। ठीक है, ये है, अगर आप इसको देख पा रहे होंगे, है ना, मुझे लग रहा है दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो मैं थोड़ा सा जूम आउट कर दे रहा हूँ। एक मिनट, अब ठीक है ना। अगर आप इसको देख पाएंगे तो देखिए ये कावेरी नदी यहाँ पे हासन के पास निकलती है। ठीक है, हासन के पास निकलती है ना, और ये ऐसे बहती है कावेरी नदी। आप देखिए इसके जो कुछ प्रमुख जो सहायक नदियां तो कौन कौन सी आपको दिखेंगी, आपको आराम से दिखेगी काबिनी। ठीक है, आपको यहाँ पे काबिनी सहायक नदी दिखेगी। अच्छा, मैं इसकी जो इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूटरीज है मैं आपको क्लियर करके दिखाता हूँ। ये बेसिकली जो इसका बेसिन एरिया उसका मानचित्र है, मैं आपको एक बार क्लियर इसका वही दिखाता हूँ। कावेरी नदी का जो रिवर मैप है कंप्लीट हम लोग देखते हैं, तब हम लोग को ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। अब इसमें इतना ज्यादा दे दिया है ना कि बंदे हम लोग इसको ओपन ही कर लेते, कलरफुल नोट्स, है ना। मैं दिखा देता हूँ आप लोग को। तो यहाँ पर देखिए ये वेस्टर्न घाट से, यहाँ पर वेस्टर्न घाट आपको दिख रहा है। तो अब देखिए इसकी कुछ महत्वपूर्ण सहायक नदियां, लक्ष्मण तीर्थ, काबिनी। ठीक है, तो ये क्या है, काबिनी नाम ध्यान रखिएगा, काबिनी। बेसिकली जो उसमें होल और कांदिया होल ये सब नाम दिया ना, ये सब कुछ उसकी सहायक नदियां नहीं है, बहुत फेमस इसकी, जैसे भवानी, नोयाल, ये दोनों नाम जरूर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो 2 नाम जरूर आपको रखना है। ठीक है, भवानी, नोयाल। ठीक है, ये 2 नाम आपको मतलब इंपॉर्टेंट तरीके से एकदम मतलब घोंट मारना है, इसको ऐसे समझिए, यूपीएससी देने जा रहे हैं तो भवानी, नोयाल, ये 2 नाम, इसके अलावा काबिनी। ठीक है, तो ये 3 नाम आपको महत्वपूर्ण कावेरी की सहायक नदियां याद रखनी है। इसके अलावा अमरावती है, ठीक है, कोडावनार है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा हम लोग याद नहीं रख सकते, लेकिन आपको 3 नाम बेसिकली जो मैंने कहा, भवानी, नोयाल और काबिनी, ये नाम याद रखना है कावेरी की सहायक नदियों के रूप में। ठीक है, तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन भी आपका हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, 7वां था। ठीक है, तो कावेरी की बेसिकली कुछ जो आप देखेंगे, है ना, ये कर्नाटक राज्य में पश्चिम घाट के ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से उद्गमित होती है, ये यहाँ पर लिखा भी है क्लियर क्लियर, है ना।
आप यहाँ पर देखेंगे हेमावती, लक्ष्मण तीर्थ, कबानी, अमरावती, नोयाल, भवानी, ये 5 है इसकी सहायक नदियां, लेकिन 3 मैंने बोला था, नोयाल, भवानी, कबानी, ये 3 रिवर आप इसकी सहायक नदियां दिमाग में आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका भी ऑप्शन सही क्या हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा केवल एक। ठीक है, केवल एक इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीप टाइम प्रोजेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल में चर्चा में रहा डीप टाइम प्रोजेक्ट। द डीप टाइम प्रोजेक्ट वाज इन न्यूज। अब देखिए ये क्या था द डीप टाइम प्रोजेक्ट, ये बेसिकली फ्रांस के कुछ वैज्ञानिक थे। ठीक है, फ्रांस के कुछ वैज्ञानिक थे, ये क्या किए, जैसे अभी क्या होता है, अभी हम लोग दिन भर मोबाइल ये तो वो फलान ढेकान यूज करते हैं। इन्होंने कहा यार एक काम करते हैं, दुनिया से कट के देखते हैं। जैसे आप अगर पिछले 40 दिनों की बात करो तो मान लो 40 दिन पहले आप सोचो आप सोए थे और आप 40 दिन बाद उठे हो। ठीक है, 40 दिन बाद आप उठे हो, तब क्या पता चलेगा, अरे यूक्रेन तो गायब है ना, यूक्रेन में तो ये बवाल हो गया, अरे कोविड की तो कोई नई वेव आ गई, यूपी में बुलडोजर बाबा वापिस आ गए, है ना, मतलब माफ कीजिएगा उनका ये नाम नहीं है, योगी जी हैं हमारे, प्रसिद्ध हैं योगी जी, तो सब वापिस आ गए भाई, इतनी चीज सारे आपने न्यूज सुनी। तो बेसिकली डीप टाइम प्रोजेक्ट क्या था, गुफा में रह रहे थे जो फ्रांस के कुछ एक वैज्ञानिक, मतलब पूरी टीम थी, ये जाके गुफा में रहे 40 दिन, और ये प्रॉपर भूल गए, इन्होंने अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक, जो हमारी जैसे क्या होता है हम मोबाइल देखते रहते हैं, अब देखते हैं यार 11 बज गया, ऐसा एक काम करो चलो सोते हैं, बिस्तर पे गए सोने, 11 नहीं बजा रहा था तो अभी जई भी नहीं करते, भले नींद आ रही है लेकिन सोते नहीं। इन्होंने क्या किया, अपने आप को बायोलॉजिकल क्लॉक बेसिस पे वहां पे गुफाओं में रखा, जब नींद आती थी सो जाते थे, जब भूख लगती थी खा लेते थे। इनको पता ही नहीं, गुफा इतनी गहरी थी कि इनको पता ही नहीं चलता बाहर बाहर सूर्य उग रहा है कि नहीं उग रहा है। ठीक है, तो ये बेसिकली प्रोजेक्ट था, अगर आप यहाँ पर देखेंगे डीप टाइम प्रोजेक्ट। ठीक है, 15 पीपल स्पेंड 40 डे इन केव, लॉस द सेंस ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये आप देख पाएंगे, यही यही नमूने है, उधर गुफा में बैठ के, है ना, पूरा खाने पीने की ढंग से व्यवस्था की है ना, इधर देखिए। ठीक, तो ये गुफा में रहते थे पूरा बिना मोबाइल वोबाइल के। ठीक है, तो ये बेसिकली ये चीज है डीप टाइम प्रोजेक्ट, तो आपको ये दिमाग में रहता है क्योंकि ऐसा कभी कभार पूछ देता है डीप टाइम प्रोजेक्ट, है ना। तो ऐसा कुछ अचानक से आता है, अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, देखो, गहरे अंतरिक्ष में समय अपना नहीं है, गहरे समुद्र में समय अपना नहीं है, गुरुत्वाकर्षण में समय फैलाओ, गलत, इसका आंसर सही हो जाएगा डी। एग्जाम में हमको क्या लगता है यार डीप टाइम है, डीप टाइम, तो पक्की बात है कहीं गहराई में समय देख रहे होंगे, है ना, तो हम लोग सोचते हैं चलो गहरे समुद्र टिक मार देते हैं, तो यहाँ पे आप गड़बड़ हो जाता है एग्जाम में। तो मैंने वही कहा, एग्जाम में कई बार हम लॉजिकल गेस लगाते हैं जो कि वाकई में लॉजिकल नहीं होता है। ठीक है, उसका लॉजिक से कोई लेना देना नहीं होता है, तो इस ऑप्शन को भी, नोटा नोटा को भी हम लोग को ध्यान में रखना होगा एग्जाम में, ऐसे इग्नोर करके नहीं चलना होगा। तो नोटा एक सही आंसर हो सकता है, यहाँ पे आप देख पाएंगे। ठीक है, डीप टाइम प्रोजेक्ट पूछ दिया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो नागरिकता से रिलेटेड है। तो कह रहा है पूर्ण आयु और क्षमता वाला भारत का कोई भी नागरिक, है ना, मैं इसको एग्जैक्ट निकाल देता हूं यहाँ पे सामने। ठीक है, पूर्ण आयु और क्षमता वाला भारत का कोई भी नागरिक भारतीय नागरिकता का त्याग करते हुए घोषणा कर सकता है। पहला स्टेटमेंट ये है कि भैया आप, अगर आपकी आयु पूर्ण है, मतलब 18 वर्ष से आप वयस्क हो चुके हैं, अधिक हैं, क्षमता वाले व्यक्ति हैं, तो आप भारतीय नागरिकता का त्याग करते हुए घोषणा कर सकते हैं। फिर लिखा यदि भारत का कोई नागरिक स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त करता है तो वह भारत की नागरिकता खो देता है, हालांकि यह प्रावधान युद्ध के दौरान लागू नहीं होता है। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। यहाँ पर मैं आपसे दो तीन बातें यहाँ पर बताना चाहता हूँ। ठीक है, दो तीन बातें जो महत्वपूर्ण, देखिए पहले तो क्या होता है, अब देखो यहाँ पे, अब ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको टेस्ट सीरीज का यूज बता रहा हूँ, टेस्ट सीरीज का यूज क्या करना है। ठीक है, तो मैंने कई वही कहा था स्टार्टिंग में कि हम लोग कई चीज यहाँ से समझने का प्रयास करेंगे। ये जो अभी डिस्कशन चल रहा है ये केवल क्वेश्चन आंसर तो है ही, देखो लगभग 35 से 40 क्वेश्चन तो आप लोग देखोगे ही सामने सामने, कई कॉन्सेप्ट भी हमारे क्लियर होंगे, और वाकई में कैसे यूटिलाइजेशन करना है टेस्ट सीरीज का वो भी यहाँ पर आप देखोगे। तो देखिए दो स्टेटमेंट है, तो दो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए कि हाँ भाई आप चाहिए तो आप अपनी नागरिकता का त्याग करते हुए घोषणा कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप अपनी, मतलब दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त करते हैं तो सीधी बात है भारत में दोहरी नागरिकता नहीं है, भारत में दोहरी नागरिकता नहीं है, तो आप अगर दूसरे देश की नागरिकता हासिल करते हैं तो भारत की नागरिकता खो देते हैं। लेकिन अगर युद्ध हो रहा है तो युद्ध के दौरान ये प्रावधान लागू नहीं होता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट तो सीधे सीधे ऑप्शन से ही आपके क्लियर हो जाते हैं, अगर आप चाहे सही करिए एग्जाम में चाहे गलत करिए। हो सकता है एग्जाम में अभी या टेस्ट सीरीज दे रहे हो तो ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाए, लेकिन घर जाके मॉडल आंसर देखिए, इसको तुरंत कॉन्सेप्ट बना लीजिए। दो तीन बातें और है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। जो हमारा संविधान है, ठीक है, संविधान है ना, वो ध्यान में रखिए
न ही नागरिकता अर्जन का प्रावधान करता है, न ही नागरिकता त्यागने का प्रावधान करता है। पहली बात जो बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारा संविधान नागरिकता अर्जन और नागरिकता त्यागने के तरीके दोनों नहीं बताता है। संविधान क्या करता है, केवल ध्यान रखिए, संविधान केवल ये डिसाइड करता है, जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान का भाग 2 नागरिकता संबंधित कौन सा भाग है, भाग 2 है भारतीय संविधान का, ठीक है। तो भाग 2 क्या बताता है, भाग 2 केवल इस बात को बताता है कि 26 जनवरी 1950 को कौन से लोग भारत के नागरिक होंगे, कौन से लोग भारत के नागरिक होंगे, केवल इस बात को भारतीय संविधान बताता है और कुछ नहीं बताता है। इसके बाद भारतीय संविधान क्या करता है, संसद को यह प्रस्तावित करता है, बेसिकली संसद को यह अधिकार देता है कि वह नागरिकता अर्जन या त्यागने के संबंधित नियम कानून या अधिनियम बनाए। तो किसको अधिकार मिलता है, संसद को, और संसद इस प्रावधान के अनुसार एक्ट लाती है, सिटीजनशिप एक्ट 1955, जो कि बार बार संशोधन करके नया नया बनता रहता है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर ध्यान में रखें कि संविधान क्या बताता है, केवल इस बात को बताता है कि 26 जनवरी 1950 को कौन भारत का नागरिक होगा, कौन नहीं होगा। संविधान और किसी बात पर चर्चा नहीं करता है, ठीक है। नागरिकता अर्जन और नागरिकता त्यागने का तरीका कौन डिसाइड करता है, यह डिसाइड करती है संसद, और संसद इसके लिए एक्ट लाई 1955 में, ठीक है, 1955 में एक्ट लाई। उसके तहत बहुत सारे प्रावधान आते हैं, ठीक है, कि देशीकरण, तो प्राकृतिकरण, वो सब आप बेसिकली लक्ष्मीकांत या जहां से भी आप पढ़ते होंगे आप वहां से देखेंगे, ठीक है। तो ये होता है हमारे टेस्ट सीरीज का तरीका कि जब हम लोग मॉडल आंसर देखते हैं तो मॉडल आंसर से एक दो चीजों के यहाँ पर शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं, ठीक है। तो ये दो ऑप्शन आपके क्लियर हो गए, कुछ मॉडल आंसर देखा वहां से ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। इसके बाद हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया, दोनों कथन सही है, सी आंसर इसका सही है 12वें का। अब अगला आते हैं हम लोग 16वें नंबर क्वेश्चन पे, ठीक। असल में बज रहे हैं रात की 11, मुझे असल में आजकल दिन में थोड़ा सा समय कम मिल पा रहा था, ठीक है, व्यस्तता काफी ज्यादा हो गई थी, तो मैंने कहा कि यार थोड़ा रात में ही इसको डिस्कशन कर लेते हैं, लाइव नहीं जाएंगे। पहले मैं सोच रहा था लाइव आऊंगा इस चीज के लिए, फिर मुझे लगा ठीक है लाइव का इंतजार करते रह जाएंगे, काफी समय हो जाएगा, तो एक काम करते हैं, तो वही हो जाता है, ठीक है। तो सीधी बात है, आप लोगों को भी पता ही होगा कि रात में जैसे जैसे है ना रात आगे बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होता है, इफिशियंसी थोड़ी डाउन होती है, लेकिन मैं फिर भी पूरी तैयार हूँ। खास बात यह भी है कि 12:30 बजे से वैसे भी बार्सिलोना का मैच है, बार्सिलोना और है ना एंट्रिक फ्रैंकफर्ट का आज मैच है, जर्मनी की टीम और यूरोपा लीग का मैच है, तो वैसे भी देखना है जग के, तो ठीक है तब तक पढ़ा भी लेते हैं, उसी बहाने नींद भी नहीं आएगी, तो दोनों एक पंथ दो काज हो जाता है। यहाँ देखते हैं हम लोग अगला, BIS, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोला यह विश्व बैंक के स्वामित्व वाला एक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संगठन है, पहला स्टेटमेंट, ये गलत है। यह केंद्रीय बैंकों के लिए एक बैंक के रूप में काम करता है। अब देखो तो कौन अगला स्टेटमेंट तुरंत पढ़ा, नाक कट जाएगी, यही चीज आज प्रैक्टिस कराने आया हूं, समझ लीजिएगा। पहला स्टेटमेंट पढ़ा, अगर आपको पता है, देखो नहीं पता है, मान लो पहला स्टेटमेंट गलत है, तो आप अगला स्टेटमेंट सिंपल सी बात है पढ़ोगे कि यह केंद्रीय बैंकों के लिए एक बैंक के रूप में कार्य करता है या नहीं करता है, आप सीधी बात है अगला स्टेटमेंट पढ़ने जाओगे भाई, आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर आपने पहला स्टेटमेंट पढ़ा और आपको पता है कि यह क्या है, बेसिकली बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट कुछ नहीं है, बेसिकली बैंकों का एक बैंक है, केंद्रीय बैंक मिलकर एक BIS बैंक बनाते हैं ताकि नियम इत्यादि आपस में बनाए जा सके, तो वो BIS बनाया उन्होंने, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, BIS सिस्टम बनाया। तो विश्व बैंक के स्वामित्व वाला कुछ नहीं है, पहला आपने काटा, तो तुरंत आप क्या करोगे, इसका ऑप्शन देखोगे, और ऑप्शन देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, पहला काटा तो ये गलत, ये गलत, ये गलत। यूपीएससी में खास तौर पे जब आप कोई भी एक ऑप्शन एलिमिनेट करते हो, देखो मान लो आपने दूसरा ही एलिमिनेट किया होता, मान लो आपको पता चला था कि दूसरा गलत है, सपोज किसी क्वेश्चन में ऐसा होता, तो देखो आपके सारे मिल जाएंगे, आपको आंसर सीधे आ जाएगा। यूपीएससी में खास तौर पे ऐसा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अभी हम लोग यूपी पीसीएस के भी कुछ फुल टेस्ट डिस्कशन करेंगे, अभी हम लोग फोकस है यूपीएससी पर, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो अब इससे क्या पता चल गया हमें कि ये विश्व बैंक के स्वामित्व वाला नहीं है, पहली बात, ये बैंक आपस में मिलकर बनाते हैं। दूसरी बात यह कि केंद्रीय बैंकों के लिए एक बैंक के रूप में कार्य करता है, सही बात है। इसका मुख्यालय कहां पर है, बेसल, स्विट्जरलैंड में। ये चीज यूपी पीसीएस जो लोग एग्जाम दे रहे हैं इस बार, या दोनों एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि BIS का मुख्यालय कहां पर है, बेसल, स्विट्जरलैंड में। आप लोगों ने बेसल नॉर्म सुने होंगे, बेसिकली यहीं पर वो सब चीजें बनाई जाती हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो ये क्या करता है, केंद्रीय बैंकों के लिए एक बैंक के रूप में काम करता है। ये 62 सदस्यीय
केंद्रीय बैंकों के स्वामित्व वाला एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संगठन है। तो ध्यान रखिए 62 इसके सदस्य हैं अभी करंट में, भारत भी इसका एक सदस्य है BIS का। 1930 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात आप दिमाग में रख सकते हैं कि BIS की स्थापना 1930 में हुई थी। जर्मनी, इटली ये सब मिलकर बनाए थे एक बैंक, ठीक है। तो केंद्रीय बैंकों के लिए एक बैंक के रूप में इसको बनाया गया था, तो आप दिमाग में रखिएगा। अगला है ये ऐसी रिपोर्ट वाला क्वेश्चन, यूपीएससी भर भर के पूछता है, ठीक है। तो वर्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की जाती है, ठीक है। तो ये यूपीएससी भर भर के मतलब हमेशा इसका फेमस क्वेश्चन है कि दो चार रिपोर्ट जो हम लोग इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स है दोस्तों, वो हम लोग यहाँ पर पूछते रहेंगे, ठीक है। हम लोग यहाँ पर पूछते रहेंगे। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये जारी की जाती है पेरिस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के वर्ड इनइक्वालिटी लैब द्वारा। तो पेरिस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, है ना। अब देखिए मॉडल आंसर शो करने से मना किया गया है, तो थोड़ा सा कुछ बोलना पड़ता है देख के, है ना। इकोनॉमिक्स के वर्ड इनइक्वालिटी लैब, वर्ड इनइक्वालिटी लैब के माध्यम से ये जारी किया जाता है, ठीक है। तो ये आपको दिमाग में रखना है, वर्ड विश्व असमानता रिपोर्ट। तो कोई आंसर इसका सही नहीं है, एमनेस्टी इंटरनेशनल भी नहीं है, वाक फ्री फाउंडेशन नहीं है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भी नहीं है, उपरयुक्त में से कोई नहीं, इसका सही आंसर डी है, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स रहती है वो हम लोग टेस्ट सीरीज में कवर करेंगे ही। तो पेरिस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के माध्यम से यह रिपोर्ट दी गई है। बेसिकली क्या बताता है कि किसी देश और दुनिया की आय और धन का वितरण किस प्रकार हुआ है, ठीक है। किसको कितना रुपया मिला, जैसे आप देखोगे पिछले कुछ दिनों में अडानी जी $100 बिलियन पार कर गए। इनकी अडानी ग्रुप की जितनी कंपनियां, चाहे वो विल्मर हो, चाहे वो अडानी पावर हो, जितनी भी कंपनियां सब क्या की, मतलब बहुत ही कई गुना ग्रोथ ये दिखाई। तो बेसिकली यही इनइक्वालिटी है ना। हालांकि उन्होंने मेहनत की, उनका अप्रोच है, लेकिन फिर भी इनइक्वालिटी तो इससे बढ़ती है, ठीक है। अच्छा अगला आपको जो क्वेश्चन है, भारतीय विधि आयोग, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में कुछ कथन दिया गया है। तो बोला भारत सरकार के आदेश द्वारा स्थापित एक कार्यकारी निकाय है, इसके अध्यक्षता भारत के महान न्यायवादी करते हैं। अब ध्यान रखो, जो दिखा कि भारत के महान न्यायवादी करते हैं, ये गलत है भाई। अध्यक्षता इसके भारत के न्यायवादी नहीं करते हैं, ठीक है। तुरंत आपने बी गलत किया, डी गलत किया, ए गलत किया, आपका सही आंसर क्या गया, सी, ठीक है। तुरंत इसका आंसर सही हो गया सी। ध्यान रखिए, मैं इसके बारे में बता दे रहा हूं, भारत सरकार के आदेश द्वारा स्थापित एक कार्यकारी निकाय, जैसे योजना आयोग बनाया गया था, जैसा अभी नीति आयोग बनाया गया, कि भारत सरकार ने कार्यकारी आदेश दिया और लॉ कमीशन ऑफ इंडिया का गठन हो गया, ठीक है। ध्यान रखिएगा 1955 में आजादी के बाद पहली बार गठित किया गया था। हालांकि आपको पता होगा कि प्रथम विधि आयोग बेसिकली 1835 है ना, उस दशक में बना हुआ था, है ना। थॉमस बेबिंगटन मैकाले इनकी अध्यक्षता में बना हुआ था, लेकिन आजादी के बाद 1955 में पहली बार यह गठित किया गया था। 3 साल इसकी जो आयु होती है वो 3 साल होती है, दिमाग में रखिएगा। जो इसका टेन्योर होता है वो 3 साल होता है बेसिकली, ठीक है। और जो लास्ट वाला बना था, ठीक है, जो अंतिम विधि है, मतलब इसके पहले जो बना था, वो न्यायमूर्ति BS चौहान थे, ठीक है। वो दिमाग में रखिएगा, BS चौहान थे उसके अध्यक्ष। तो न्यायमूर्ति BS चौहान जो इसके पहले मतलब जो लास्ट विधि आयोग बना है, उसके अध्यक्ष कौन है, न्यायमूर्ति BS चौहान। अब वो खत्म हो गया, अब नए विधि आयोग की बात कह गई है, मतलब नोटिफिकेशन आ गया कि नया विधि आयोग बनेगा। अभी अध्यक्ष कुछ डिसाइड हुआ नहीं है ऐसा, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आयोग के अध्यक्ष होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको महत्वपूर्ण चीज है, जैसे अगर मैं आयोग की संरचना की बात करूं, ठीक है, विधि आयोग की संरचना की बात करूं कि क्या लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के क्या स्ट्रक्चर होता है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, एक अध्यक्ष होता है, ठीक है, एक होता है अध्यक्ष, ठीक है। इसके अलावा 4 इसके होते हैं मेंबर, ठीक है, 4 मेंबर होते हैं और एक सदस्य सचिव होता है। तो एक होता है सदस्य सचिव, मतलब है ना, मेंबर सेक्रेटरी, सदस्य सचिव, इसके साथ लेके 4 इसके मेंबर होते हैं। तो विधि आयोग की संरचना ये है। इसका जो अध्यक्ष होगा दोस्तों, वो क्या होगा, वो उच्चतम न्यायालय का, उच्चतम न्यायालय, अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करूं तो सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो सकता है, सेवानिवृत्त न्यायाधीश। जबकि अगर हाई कोर्ट की बात करूं तो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जो वर्तमान में है वो होगा इसका अध्यक्ष, ठीक है। तो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त न्यायाधीश इसका अध्यक्ष हो सकता है। तो ये बात आपको दिमाग में रखनी है। तो महान्यायवादी नहीं होता है, सिंपल से मैंने उसको क्यों एलिमिनेट कर दिया, क्योंकि भैया महान्यायवादी ये सब काम थोड़ा ना करता है, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया का चेयरपर्सन नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर यही देखिए, आप लिखा है जो थर्ड स्टेटमेंट देखें, कैबिनेट ने 3 साल की अवधि के लिए विधि आयोग के पुनर्गठन को मंजूरी दी है। मैं बार बार आपको ये बात दोस्तों ध्यान दिला रहा हूं कि जब आपने एक ऑप्शन एलिमिनेट कर लिया, अगर अगले ऑप्शन मत पढ़िए, पहले ऑप्शन देखिए।
ये आदत में डालिए, एक दिन में एग्जाम में सीधे ये चीज आदत आपकी नहीं आएगी, ठीक है ना, तो ये चीज नहीं आएगी। अगला हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक और माइक्रो इकोनॉमिक से रिलेटेड है। एफआरबीएम एक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। एफआरबीएम एक्ट क्या है? बेसिकली फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है, इसको हिंदी में अजीब अजीब पढ़ा जाता है। राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 में बना था, ठीक है। इस अधिनियम ने केंद्र सरकार को राजकोषीय प्रबंधन और दीर्घकालिक मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में इंटर जनरेशनल इक्विटी यानी अंतर पीढ़ीगत इक्विटी सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार बनाया। तो देखिए बेसिकली ना, ये जो एक्ट है दोस्तों है ना, ये जो अधिनियम है, पहले तो मैं आपसे कहूंगा एक काम यहाँ पर हम लोग करते हैं, ठीक है, संविधान का अनुच्छेद 193 देखते हैं एक बार। सॉरी, 290 बोरोइंग बाय स्टेट, हाँ 293 देखना था। मैं रैंडम कोई भी जो भी वेबसाइट आ रही है वहां पे ओपन कर देता हूँ। पहले यहाँ से हम लोग एक कॉन्सेप्ट देखते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है इस बात को आप देखिए, है ना, ये क्या करता है, आर्टिकल 293 क्या करता है, कवर्स बोरोइंग बाय स्टेट गवर्नमेंट। अंडर क्लॉज 3 ऑफ आर्टिकल 293 स्टेट गवर्नमेंट नीड टू ऑब्टेन कंसेंट ऑफ सेंटर फॉर रेजिंग फ्रेश लोन इन केस दे आर इंडेप्टेड टू द लेटर एंड सच कंसेंट मे बी ग्रांटेड सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन। कुल मिला के बस इतना ध्यान रखिए, ठीक है ना, यहाँ पर ध्यान रखना है। और आर्टिकल 292 दो महत्वपूर्ण आर्टिकल है, खासतौर पे जो लोग यूपी पीसीएस वाले एग्जाम दे रहे हैं, 292 और 293। अनुच्छेद 292 और 293। 293 क्या करता है, राज्य सरकार की उधारियों पर, ठीक है, चर्चा करता है कि राज्य सरकार कब कब उधार ले सकता है। और कह रहा है, जो अभी मैंने रीडिंग किया उससे ये कह रहा है कि राज्य सरकार अगर पहले से कोई केंद्र सरकार का उसके ऊपर बकाया है तो नया लोन के लिए अप्लाई कर सकता है, लेकिन तभी अप्लाई कर सकता है जब उसको केंद्र सरकार की सहमति मिल जाए, ठीक है। इसमें एक बात और कह रहा है, इसी अनुच्छेद 293 में बात और कह रहा है, राज्य सरकार जो लोन लेगी वो भारत की टेरिटरी के अंदर ही लेगी, भारत के बाहर लोन नहीं ले सकती, ठीक है। आर्टिकल 292 अगर हम देखें, आर्टिकल 292 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो बोरोइंग बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यहां पर बोरोइंग बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बता रहा है, तो क्या कह रहा है, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन एक्सटेंड टू बोरोइंग अपॉन द सिक्योरिटी ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया विद इन सच लिमिट इफ एनी, है ना, एज मे फ्रॉम टाइम टू टाइम फिक्स्ड बाय पार्लियामेंट बाय लॉ एंड टू गिविंग ऑफ गारंटी विद इन सच लिमिट इफ एनी मे बी सो फिक्स। जो भी बकायती यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, कुछ उटपटांग वर्ड निकलने वाला था, बच गया, है ना, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि सर भी गाली देते हैं। सर देते हैं गालियां, पब्लिकली नहीं दे सकते। तो कुल मिला के देखो यहाँ पर ये कह रहा है जो आर्टिकल, मैंने ये बात क्यों बैकग्राउंड क्यों बता रहा हूँ, जरूरी है, क्योंकि कई बार एग्जाम में क्या करता है, ये 292 293 पूछ देता है, ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है ना। और बेसिकली मॉडल आंसर में तो ये सब चीजें दी ही होती है सामान्यतः, लेकिन आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो एक जो महत्वपूर्ण बात है कि देखिए केंद्र सरकार, ठीक है, केंद्र सरकार कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, मतलब जो भारत की संचित निधि है उसके ऊपर, ठीक है, उसको ऊपर लोन ले सकते हैं, मतलब उसको कोलेटरल रख के उसके ऊपर लोन ले सकती है, लेकिन वो जो लोन लेगी वो कुछ लिमिट में होगा, लोन लिमिट में होगा। अब वो लिमिट क्या होगी, कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई लिमिट नहीं दी, उसने कहा कि संसद से बोला, पार्लियामेंट से, उसने बोला पार्लियामेंट बनाएगी, एज मे फ्रॉम टाइम टू टाइम फिक्स्ड बाय पार्लियामेंट बाय लॉ। तो लिमिट कौन फिक्स करेगा, पार्लियामेंट बाय लॉ, कानून के माध्यम से। और वही लिमिटवा फिक्स करने के लिए लॉ आया एफआरबीएम एक्ट कि भैया जीडीपी के 3% से अधिक, ऐसे से उसमें बकैती लिखी है ना, इससे अधिक लोन नहीं ले सकते, इतना प्रतिशत टोटल लोन नहीं होना चाहिए, ये ध्यान में रखना होगा, वो ध्यान में रखना होगा, ऐसी बकैती उसमें एफआरबीएम एक्ट में की गई। ध्यान रखिए ये चीज यहां पर है, ठीक है, ये चीज यहां पर है। अब हम लोग आ जाते हैं यही, तो आर्टिकल 292 में कुछ बातें कही गई, उसके लिए संसद ने एफआरबीएम एक्ट 2003 लाया। एफआरबीएम एक्ट 2003 क्या करता है, बेसिकली संसद के लिए गए या फिर केंद्र सरकार के लिए गए ऋण पर एक दायरा फिक्स करता है। और जब ऋण पर दायरा फिक्स करता है, इसका मतलब है कि भविष्य, अभी जो हम लोग ऋण ले रहे हैं, ठीक है, ऋण जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मान लो मैंने बहुत ज्यादा लोन ले लिया, तो जो मेरे बच्चे होंगे वो लोन भरना पड़ेगा उनको, सिंपल सी बात है। अब लोन भरेंगे तो क्या हो रहा है, इससे इंटर जनरेशनल, ठीक है,
डिस्पैरिटी क्रिएट हो रही है कि मजा हमने किया, सजा भर रहा है बच्चा, ये बात समझिएगा। तो वही वहां पर लिखा हुआ है, अंतर पीढ़ीगत इक्विटी सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार बनाया। द एक्ट मेड सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग इंटर जनरेशनल इक्विटी। अब बात ये आपको समझ में आई होगी, ठीक है, कि जब दायरा फिक्स कर देंगे तो अभी जैसे हम लोग मान लो बहुत सारा सेंट्रल गवर्नमेंट ने लोन ले लिया और भविष्य में भाई भरना पड़ेगा, तो भविष्य में कैसे भरेंगे? भविष्य में भरेंगे भाई टैक्स बढ़ा के, यही सब करना पड़ेगा, ठीक है। द एक्ट envisages द सेटिंग ऑफ लिमिट्स ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट डेब्ट्स एंड डेफिसिट। तो अधिनियम में केंद्र सरकार के ऋण और घाटे पर सीमा निर्धारित करने की परिकल्पना की गई, बिल्कुल सही बात है। कानून में एक स्केप क्लॉज है जिसके साथ केंद्र वार्षिक राजकोषीय घाटे को लक्ष्य पार कर सकता है। तो ये तीनों कथन सही है, ठीक है। बेसिकली एक इसमें स्केप क्लॉज दिया गया। और जब अभी आप लोग अगर मेरी करंट वाली क्लासेस देख रहे होंगे विजन आईएएस वाली, जो मैं करंट की यहाँ पर डिस्कशन कर रहा हूँ, तो वहां पर भी मैंने इस बात को बताया था। स्केप क्लॉज का यूज बेसिकली ये जो अभी आपदा आई, बेसिकली स्केप क्लॉज की तरह कोई ऐसी आपदा आ गई, बहुत विशेष तरह की आपदा या कुछ ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, ठीक है, तो रक्षा व्यय अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ाना पड़ गया, तो जो लिमिट होगी, जो लोन की लिमिट है वो केंद्र सरकार, या जो फिजिकल डेफिसिट की लिमिट है वो केंद्र सरकार क्या कर सकती है, क्रॉस कर सकती है, ठीक है। तो ये बात आपको समझना होगा, है ना। तो यहाँ पर कुछ खास बातें तो मैं बता देता हूँ, है ना। ठीक है, जो एक महत्वपूर्ण बात है, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो एफआरबीएम एक्ट ने कुछ मैंडेटरी चीजें बताई, कुछ मैंडेटरी चीज, पहले तो ये तीन चीजें आपको दिमाग में रख लेनी है कि एक्ट ने ऐसा ऐसा किया जो यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके बाद तीन और महत्वपूर्ण चीज, जैसे कई बार यूपीएससी वाले क्वेश्चन पूछ देते हैं कि इसमें से एफआर बजट के साथ एफआरबीएम एक्ट ने, एफआरबीएम पे देखो, एफआरबीएम क्या है, बहुत ही फेमस, मतलब ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के नजरिए से, बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। हमेशा यूपीएससी क्वेश्चन पूछते ही रहती है, तो करंट से जोड़ के या तो बेसिक से जोड़ के। तो बेसिक से जोड़ के जो बनता है फेमस क्वेश्चन है, वो पूछता है एफआरबीएम एक्ट, एफआरबीएम एक्ट ने बजटीय, ठीक है, बजटीय जो आंकड़ों के साथ या फिर जो बजटीय कागज हैं, ठीक है, बजटरी जो भी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको एएफएस बोला जाता है, ठीक है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण के साथ निम्नलिखित में से कौन से दस्तावेज जारी करना, या निम्न में से कौन से दस्तावेज इसके साथ रखना अनिवार्य बना दिया है। तो एफआरबीएम एक्ट जो दोस्तों आया था, उसने कहा कि जब बजट प्रस्तुत होगा, जब केंद्र सरकार संसद में बजट प्रस्तुत करेगी, इसके साथ साथ तीन और चीजें साथ में प्रस्तुत करेगी। उसका क्या क्या नाम है? मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट, मतलब मध्यकालिक राजकोषीय नीति, ठीक है, स्टेटमेंट। तो पहली बात ये हो गई। तो पहला जो साथ में डालेगी, मतलब जो ये कुछ ना कुछ बोर्ड हो सकता है ना। आज एक्सरसाइज करते करते घुटने की ऐसी तैसी हो गई, इतना भयानक घुटने में चोट लगा, समझ में आ गया कि घुटना ही वाकई में दिमाग घुटने होना, ये बात पता चल गई, बहुत दर्द है मतलब, है ना। क्या कर सकते हैं, एक्सरसाइज ना करो तो पेट की जो समृद्धि दर है भारत की जीडीपी की ग्रोथ रेट से ज्यादा तेजी से बढ़ रही है, ठीक है। तो भाई एक से बढ़ के एक समस्या है जिंदगी में। तो खैर हम लोग यहाँ पे देखते हैं, उन समस्याओं के बारे में चर्चा बाद में करते रहेंगे। तो क्या क्या मैंने बोला, है ना, मैंने कहा कि भैया जो एफआरबीएम एक्ट है, एफआरबीएम एक्ट ने यह कहा सेंट्रल गवर्नमेंट को कि भैया जब आप एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जारी करोगे, ठीक है, तो एफआरबीएम एक्ट 2003 के साथ साथ एफआरबीएम एक्ट 2003 ने केंद्र सरकार को कहा कि वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट दस्तावेज के साथ साथ निम्नलिखित तीन दस्तावेज आप डालोगे, ठीक है, केंद्र मतलब आप संसद के समक्ष रखोगे। क्या क्या रखोगे? पहला, मीडियम टर्म, ठीक है, फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट, ये मैं लिख रहा हूं, मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट, पहली चीज। दूसरी चीज, मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट। तो दूसरी चीज क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, ये दूसरी चीज रखोगे। और तीसरी चीज क्या करोगे? फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटजी स्टेटमेंट, फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटजी स्टेटमेंट, ठीक है। तो राजकोषीय नीति रणनीति, रणनीतिक, है ना, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? वक्तव्य, ठीक है। तो बेसिकली इन्होंने यही बोला कि मध्यम अवधि के
ठीक है, मध्यम अवधि के राजकोषीय नीति वक्तव्य साथ में रखेंगे, ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट रखेंगे, और राजकोषीय नीति रणनीति वक्तव्य रखेंगे। तो ये 3 चीजें साथ में रखना जरूरी है। ऑप्शन में 1-2 चीजें और दे देगा तो एलिमिनेट करना होगा, ध्यान रखिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए यूपीएससी के लिए। दोस्तों जो यूपीएससी हिंदी है वो अपने इसी तरह के कॉन्सेप्ट डिस्कशन, बहुत सारी बेसिक चीजें जो अभी आपको लगता होगा कि टेस्ट सीरीज में इतना बेसिक चीजें नहीं दी जाती हैं और एग्जाम टाइम में बहुत सारी बेसिक चीजें रिवाइज करना जरूरी होता है। दोस्तों यूपीएससी हिंदी प्री टाइम क्रैश कोर्स के साथ आई है। यूपीएससी यूपीपीसीएस के लिए हम लोग फुल फोकस्ड होके, है ना, तैयारी से रिलेटेड काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं जो टीम है हमारी, बूर सिंह सर यूपीएससी सेलेक्टेड है, मैं खुद यूपीपीसीएस सेलेक्टेड हूँ, एसपी सर, रमन सर, सारे लोग, मतलब काफी अनुभवी टीम है। और इसके माध्यम से हम लोग ने 120 घंटे में, केवल 120 घंटे में हम लोग ने कंप्लीट जो यूपीएससी यूपीपीसीएस का रिवीजन है उसको करवा दिया है। काफी अच्छे से हुआ है, केवल अब अपडेटेड करंट अफेयर्स रह गई है, वो मुश्किल से जो मार्केट में आती है तुरंत उसको करा दिया जाएगा। तो बेसिक पोर्शन सारे कंप्लीट हो गए हैं, बहुत शानदार तरीके से हुए हैं। आप लोग एक बार ज्वाइन कीजिए। और फीस मैंने फिर से बताया, इसकी फीस वैसी ही है जैसे समझ लो मार्केट में अवेलेबल जो भी चीज है उसकी जीएसटी के बराबर। तो सिंपल सी बात है, सबसे सस्ता है और सबसे बढ़िया है, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं एडजर्नमेंट मोशन, है ना। तो यहाँ से प्रचार के बाद वापस हम लोग आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये पूछा, ध्यान रखो सही नहीं है, तुरंत इसको ऐसे लाइन कर देना, अंडरलाइन, इसीलिए क्वेश्चन चूज किया गया। नहीं तो एडजर्नमेंट मोशन तो आपको पता ही है क्या होता है, ठीक है, इसलिए महत्वपूर्ण है। तो बोल रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, तो वो चीज मैंने आपसे, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन इंक्लूड किया है कि जब ऐसा आता है तुरंत आपको ये अंडरलाइन वहां पे करनी होती है। हालांकि यूपीएससी इसको बोल्ड बना देता है, फिर भी मान लो नहीं बनाया तो आप उससे दावा थोड़ा ना कर देंगे कि नहीं नहीं बोल्ड आपने नहीं किया, ये तो गलत बात है। तो कह रहा है एक बैठक के लिए स्थगन प्रस्ताव की एक से अधिक नोटिस नहीं दे सकता, पहला स्टेटमेंट। एक मामला जो राज्य सरकार के अनन्य अधिकार में आता है स्थगन प्रस्ताव के तहत अस्वीकार है। स्थगन प्रस्ताव, है ना, विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठाएगा। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है कि एक सदस्य एक बैठक के लिए स्थगन प्रस्ताव का एक से अधिक नोटिस नहीं दे सकता, एक ही बार नोटिस देगा, पहला कथन एकदम सही है, एक सदस्य। एक मामला जो राज्य सरकार के अनन्य अधिकार का है, भैया स्थगन प्रस्ताव के अंदर अस्वीकार है, सीधी बात है ना, कि राज्य के अधिकारिता को कैसे चोट पहुंचाएगी संसद। तो बिल्कुल सही बात है, आप राज्य सरकार के किसी काम को केंद्र सरकार से क्यों पूछेंगे, एक लॉजिक है बेसिकली। स्थगन प्रस्ताव विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठाएगा, उस पर बैन है, अभी हम लोग देखेंगे स्थगन प्रस्ताव के बारे में डिटेल में। यदि सभापति स्थगन प्रस्ताव पर सहमति देने से इंकार करता है तो वह कारण बताने के लिए बाध्य, एकदम गलत बात है। सभापति बिना बताए सहमति अस्वीकार कर सकता है, कोई कारण उन्होंने बताने के लिए बाध्य नहीं है। यहाँ पर मैं 2 चीज आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहला तो देखिए शॉर्ट नोट्स, उसके पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ यहाँ पर स्थगन प्रस्ताव के बारे में, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्थगन प्रस्ताव है ना, अविलंबनी, ये बेसिक सीधे लक्ष्मीकांत से उठाया गया, अविलंबनीय लोक महत्व के मामले सदन में चर्चा करने के लिए सदन की कार्रवाई को स्थगित करने का प्रस्ताव है। तो यूपीएससी वाले क्या करेंगे, पहला ऐसा ही स्टेटमेंट दे देंगे, यह किसी लोक महत्व के मामले पर संसद में चर्चा करने के लिए स्थगित करने का संसद को प्रस्ताव है, ठीक है। जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है, 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है, ध्यान में रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, इसके लिए 50 सदस्यों का समर्थन बहुत ही जरूरी है, नहीं तो नहीं होगा। जैसे कई बार ऐसा ही पूछ देगी, स्थगन प्रस्ताव के संदर्भ में करता हूं, ध्यान दें इसके लिए कितने सदस्यों की सहमति जरूरी है, 30, 50, 10, 15 इसे दे देगा, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। देखिए जो वहां पर हम देखते हैं, है ना, क्या है, लोकसभा राज्यसभा दोनों में पेश किया जा सकता है, कोई भी सदस्य इस प्रस्ताव को पेश कर सकता है, चर्चा 2.5 घंटे से कम की नहीं होगी। तो 3-4 चीजें इससे महत्वपूर्ण है। तो 50 सदस्यों का समर्थन भी दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गया। तीसरा पॉइंट हो गया लोकसभा राज्यसभा दोनों में, ठीक है, तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट। और चौथा पॉइंट, 2.5 घंटे से कम की चर्चा इस पे नहीं होती है। तो ये 4 इसके लिए महत्वपूर्ण पॉइंट हो गए। इसकी सीमाओं की बात करूं तो जो ऑप्शन थे बेसिकली यही इसकी सीमाएं थी कि देखिए इसके माध्यम से विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता, जिस पर उसी सत्र में चर्चा हो चुकी है उस प्रश्न को दोबारा नहीं उठाया जा सकता, न्यायालय में विचाराधीन किसी मामले को नहीं उठाया जा सकता, ठीक है। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा, पृथक प्रस्ताव के माध्यम से उठाए गए विषयों को पुनः उठाने की अनुमति नहीं होती है। तो अगर प्रस्ताव एक बार जा चुका है तो पूरा दोबारा आप उसको नहीं उठा सकते हैं,
ठीक है, तो ये बेसिकली आप देखेंगे स्थगन प्रस्ताव के लिए, है ना, ये चीजें हैं। और हम लोग ने वो 3-4 चीजें वहां पे ऑप्शन में पढ़ी थी। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जब आप टेस्ट सीरीज वाली देंगे, ठीक है, जब आप टेस्ट सीरीज ऐसे देंगे तो आपको इस तरह से शॉर्ट नोट्स बनाना है। अब जो शॉर्ट नोट्स आपके होंगे ना, तो देखिए ये मेरे थोड़ा लेटेस्ट नोट्स है, मतलब 2020 के 2021 के नोट्स हैं ये, ठीक है, 2021 के नोट्स है। मैं आपसे ये सजेशन दूंगा, तो मैंने क्या किया, बेसिकली मैं 2018 19 20, है ना, 2018 19 20 मैंने 3 बार यूपीएससी दिया हुआ है, ठीक है, 2018 19 20 दिया था, 21 में फिर नहीं दिया था, कुछ मार्क्स वार्क्स देखे तो फिर मैंने कहा नहीं यार छोड़ो, है ना, देना नहीं है यूपीएससी। तो बेसिकली आप देखिए थोड़ा सा एक बात को जो इंपॉर्टेंट है, कि जब आप नोट्स बनाएंगे ना, तो नोट्स में यहाँ पर आप एक चीज ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो एक मतलब मान लो जो मॉडल आंसर होता है वो 1 पेज का, मान लो मॉडल आंसर है 1 पेज का। अब आपने वहां पे शॉर्ट नोट्स ऐसे बनाया, जैसे अकबर से रिलेटेड शॉर्ट नोट्स बनाया कि अकबर का जो टाइम पीरियड था 1556 से 1605 था। जैसे अब देखो क्या है, ये समझिए, जो इतनी चीज है ना, एक पन्ने के बराबर इतना फैक्ट, मतलब एक पन्ने के बराबर चीजें मैंने इतने में लिख दी है। समझिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम में। जब आप जैसे जो मुझे आपको समझाना है कि जब आप शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, ठीक है, टेस्ट पेपर का शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, तो शॉर्ट नोट्स में उस चीज को शामिल कीजिए जो आप गलत करते हैं, जो एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं, है ना, और जो आपको भूलने का डर रहता है, बजाय कि पूरा मॉडल आंसर छापने के, केवल इन चीजों को आपको नोट करना है। क्या, जो आप गलत करते हैं, जो एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं, और जो आप भूल जाते हैं या आप कंफ्यूज हो जाते हैं। ये 3 चीजें ही आपके शॉर्ट नोट्स में होनी चाहिए। तो फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ पे लिखता अकबर 1556 से लेके 1605 के मध्य जीवित था, मान लो ऐसा लंबा चौड़ा स्टेटमेंट लिखता, उसके बजाय मैंने क्या लिखा, अकबर 1556 1605, सीधी बात ऐसे लिख दिया। इसका राजकवि फैजी था, जो महाभारत का अनुवाद करवाया था, अकबर के शासनकाल में महाभारत का अनुवाद करवाया था, ठीक है, इसी के पर्यवेक्षण में हुआ था, है ना। अकबरनामा किसने लिखा, अबुल फजल ने, है ना। मैंने क्या लिखा यहाँ पर, इसके दरबारी चित्रकार कौन थे, दसवंत और बसावन। और इसी दौरान भूमि नापने के लिए जबती, दसाला, ये सब प्रणाली यहाँ पर थी, ठीक है। और उत्बी और नजीरी फेमस फारसी कवि थे। तो देखिए मेरी बात समझिए, मैंने क्या किया, बहुत शॉर्ट में अकबर की जानकारी बहुत शॉर्ट में यहाँ पर लिख दी, है ना। तो आपको क्या करना है, इसमें आपको एक चीज ऐड करना है, जब आप शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, आपको क्वेश्चन नंबर लिखने के साथ साथ ये भी नोट कर देना, इस क्वेश्चन में, इस प्रश्न में मेरे द्वारा ये गलती की गई थी, मेरे द्वारा गलती की गई थी कौन सी, मान लो आपने ऑप्शन ध्यान से नहीं पढ़ा, ठीक है, ऑप्शन ध्यान से नहीं पढ़ा गया था, ये आपको लिख देना है पूरा। या मान लो आपको लिख देना है कि मैंने नहीं है, इसको ध्यान नहीं दिया, ठीक है, या मुझे ये चीज याद नहीं थी, मुझे ये आता नहीं था, ये आता नहीं था, ये चीज प्रॉपर आपको लिखनी है, ठीक है, अपने नोट्स में ये चीज ऐड करनी है। इससे क्या होगा, देखिए, जो बहुत जरूरी बात है, ठीक है, और बढ़िया हुआ कि मैं ये फुल टेस्ट डिस्कशन करने के माध्यम से आपके सामने आया। और मेरी इस बात से ना वो लोग बहुत भली भांति जुड़ जाएंगे आसानी से, जो लोग यूपीएससी यूपीपीसीएस का एग्जाम एक बार दे चुके हैं। एग्जाम में आपका कभी भी सिलेक्शन रुकता है, वो इस वजह से नहीं रुकता है कि आपने नहीं आने वाले क्वेश्चन गलत कर दिए, इस वजह से आपका कभी सिलेक्शन नहीं रुकेगा, कभी नहीं रुकेगा। रुकने की बात कर रहा हूं मैं, होने की बात नहीं कर रहा, क्योंकि देखो नहीं होना रहेगा तो ऐसे भी भाई आपने एक भी दिन पढ़ा नहीं, सीधे मुंह उठा के एग्जाम देने चले गए, तो थोड़ा ना सिलेक्शन होगा। लेकिन आपने मेहनत की थी और आप बाउंड्री पे जाके रुक गए, है ना, आपने 10 नंबर से आपका सिलेक्शन रह गया, आपका 8 नंबर से रह गया, आपका प्री नहीं हुआ, है ना, 4 क्वेश्चन की वजह से, 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन की वजह से आपका नहीं हुआ। वो क्वेश्चन कौन से होते हैं, जो आप आने वाले क्वेश्चन गलत कर देते हो। उस गलती से बचने का ये तरीका है, बेसिकली हमें नहीं आने वाले क्वेश्चन सही नहीं करने हैं। वो तो तुक्का लग गया, 3 में से 1, 2 में से 1 तो सही हो गया, वो बात अलग है। हमें गलतियां रिपीट नहीं करनी है, ध्यान रखिए, गलतियां दोहरानी नहीं है। जो अपनी गलतियों को दोहराता है ना, वो सीधी बात है, बर्बाद होता है, पहली बात। और जो दूसरे की गलतियों से नहीं सीखता है, वह अपनी गलती से सीखने के लिए समय उसके पास कम पड़ जाता है। तो 2 चीज ध्यान रखना है। तो जो गलती मैंने की, जो मैं आपको समझा रहा हूं कि इस नोट्स में ये इंप्रूवमेंट करना है ना, जो मेरी कमी रह गई, मैं अपने चैनल पे बार बार बताता रहता हूं, उस चीजों को इंप्लीमेंट करिए, बजाय कि खुद करके गलती चेक करिए, पहली बात। और जो लोग अभी तक प्री नहीं दिए हैं,
जो लोग प्री दे चुके हैं उनकी गलतियों से सीखिए कि उनका गलत क्या होता है। उनका गलत वही होता है जो उनको आता है, जिसपे वो कॉन्फिडेंट थे। बस क्या होता है, रिवीजन नहीं किए थे, इग्नोरेंस था, अनदेखी कर दिए, एग्जाम में चले गए, वही क्वेश्चन आए, गलत कराए। इस चीज से जो नए एस्पिरेंट हैं, जो पहली बार दे रहे हैं, उनको उससे बचना है, ध्यान रहे। तो आपको गलतियां रिपीट नहीं करनी, और गलतियां नहीं रिपीट करने का ये तरीका है, बार बार अपनी गलतियों को याद दिलाइए। और बार बार गलतियों को याद दिलाने का तरीका है कि आप नोट करिए। जब मान लो अगला पेपर में, मान लो मैं यूपीएससी हिंदी का टेस्ट सीरीज अगर मैंने ज्वाइन किया और मैं कला एवं संस्कृति का टेस्ट देने अगर गया, ठीक है, अगर मैंने कला एवं संस्कृति का टेस्ट दिया, मान लो 2 पार्ट टेस्ट हैं कला एवं संस्कृति के, मैंने पहला पार्ट टेस्ट दिया, उसके शॉर्ट नोट्स बनाए, है ना, या फिर मान लो मैंने कोई भी 2 टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, सपोज मान लो मैंने 2 टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, मैंने एक से कला एवं संस्कृति का टेस्ट दिया, ठीक है, उसके शॉर्ट नोट्स बनाए, उसमें अपनी गलतियां भी नोट की। अब जब मैं दूसरी टेस्ट सीरीज देने जाऊंगा कला एवं संस्कृति का, तो अपने शॉर्ट नोट्स और गलतियां पढ़ के जाऊंगा, रीड करके जाऊंगा, और एग्जाम में गलतियों को करने से बचूंगा। पहली बात तो ये, बचूंगा एग्जाम में गलतियों करने से। लेकिन फिर भी अगर गलती हो जाती है तो मैं क्या करूंगा, अपने आप को एक चांटा वहां पे लगाऊंगा। 1 चांटा रूल, ये याद रखना है, एक चांटा लगाना है, आगे देखना, अरे ये तो मैंने नोट किया था भाई, ये फिर भी गलत करा, अरे बाप रे, चट से एक चांटा मारो अपने आप को, ठीक है। तब आप गलती सुधारोगे, और जब ये गलती सुधर जाएगी तो आपका प्री एकदम धूमधाम से निकल जाएगा, कोई लोड लेने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो ये ध्यान में रखिए, ठीक है। ये शॉर्ट नोट्स बेसिकली यूपीएससी हिंदी का जो टेलीग्राम चैनल है वहां पे शेयर भी कर दिया गया है, तो वहां से आप इसको देख भी सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, है ना। अब हम आते हैं इनर लाइन परमिट, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यूपी पीसीएस में तो क्या पूछता है वही, कि किस राज्यों में लागू है, वही पूछता है, सिंपल सा क्वेश्चन है, न्यूज में भी बहुत ज्यादा रहा था, ठीक है। ध्यान रखिए, वर्तमान में केवल 4 पूर्वोत्तर राज्यों के लिए जारी और लागू है, तो एकदम कथन सही है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर, यही है ना, ये 4 राज्य हैं जहां पर ये लागू है। मैं एक बार कंफर्म कर दे रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, देखिए जो क्वेश्चन यहाँ पे डाउटफुल बताया गया था वो यहाँ पे डिस्कशन किया गया है, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, अनामिम, मान लो अनामिका अगर कर लो तो क से गड़बड़ हो जाएगा, नहीं तो अनामिका नाम किसी लड़की का होता है, बहुत सही हो जाता है, तो बस अनामिम ऐसे याद कर लो, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, ठीक है। तो ये आपको दिमाग में रखना है कि ये 4 राज्यों में ही लागू है, पूर्वोत्तर राज्यों के लिए ही है। क्या इनर लाइन परमिट, कि जो भारतीय हैं, ध्यान में रखिए, विदेशी नहीं, भारतीय अगर उस क्षेत्र में स्थायी निवासी नहीं है, यानी उस क्षेत्र के ओरिजिनल नहीं है, ओरिजिन वाले नहीं है, और मान लो यूपी से हो और आप जा रहे हो वहां पर व्यापार करने या कुछ काम करने, तो आपको राज्य सरकार से, तो पहली बात ध्यान रखनी है, राज्य सरकार से परमिट प्राप्त करनी पड़ती है। राज्य सरकार से परमिशन लेते हो कि वहां पे आप व्यापार कर पाओगे कि नहीं। तो ये 4 राज्यों में आप परमिट लोगे तभी जा पाओगे। तो केवल भारतीय नागरिकों को जारी किया जाता है, एकदम सही बात है, विदेशी नागरिकों को नहीं किया जाता। इनर लाइन परमिट विदेशी नागरिकों को नहीं किया जाता है, ये आपको दिमाग में ध्यान में रखना है, ठीक है। जैसे बेसिकली जब बनाया गया था ना, तो इस वजह से बनाया गया था कि ब्रिटिश सरकार, ये बेसिकली बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट इसका नाम था, मैं एक बार देख पा रहा हूँ यहाँ पे, हाँ लिखा भी है। इनर लाइन परमिट 1873 में, 1873 में बनाया था, ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट के तहत, ठीक है। ध्यान रखिए, बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट के तहत बताया गया था। बेसिकली उद्देश्य था कि नॉर्थ ईस्ट में जो ब्रिटेन है उसकी व्यापारिक जो एक अधिकार है वह सुनिश्चित हो सके, अदर लोग वहां पे व्यापार ना कर पाए, इस वजह से बनाया गया था। लेकिन जब भारत आजाद हुआ तो भारत ने इस एक्ट का प्रयोग किस वजह से किया, कि वहां की जो संस्कृति इत्यादि को संरक्षित किया जा सके, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, जो मूल निवासी नहीं है वो यहाँ पर रह सकते हैं। हर 6 महीने में अपने परमिट का उनको नवीनीकरण यानी रिन्यूअल कराना पड़ता है हर 6 महीने में, ठीक है। तो इट इज इश्यूड टू इंडियन सिटीजन ओनली, इट इज इश्यूड बाय स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न। तो तीनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो 1, 2 और 3 ए इसका सही है, ठीक है। तो वर्तमान में 4 पूर्वोत्तर रागो, ये भी बता दिया, यूपी पीसीएस के लिए भी बता दिया क्या महत्वपूर्ण है, अनामिम को ध्यान में रखना है, तो ये आपका काम हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पूंजीपतियों के संदर्भ में निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। 19वीं सदी के मध्य से भारतीय पूंजीपतियों का विकास काफी हद तक विदेशी पूंजी पर निर्भर था। देखो ये प्रश्न आपके सामने, तो ध्यान रखिए ये गलत है, ठीक है ना। जो भारतीय पूंजीपति थे 19वीं सदी के मध्य यानी 1850 के बाद, वह अपनी स्वतः की पूंजी से, है ना, अपनी स्वतः की पूंजी से फले फूले। ये स्टेटमेंट बेसिकली कंफ्यूज करा देता है हम लोग को कि हाँ यार वो सब अंग्रेज में ही सहायता किए होंगे तभी, है ना, ये भारतीय उद्योगपति बने होंगे, नहीं, तो ऐसा नहीं था। अदर जो भी देखो,
जो उस समय अदर औपनिवेश थे, ठीक है, जो अदर जो कंट्री थी, जो गुलाम देश थे, उनमें ऐसा होता था। उनमें जो पूंजीपति बनते थे वहां के लोकल, है ना, जो स्थानीय पूंजीपति बनते थे, वो ब्रिटेन के समर्थक, मान लो ब्रिटेन में कोई बड़ा अधिकारी है तो उसकी हेल्प से बन जाते थे या उसके पैसे से बन जाते थे। लेकिन भारत में अलग हुआ। भारत में इनकी खुद की पूंजी ने, टाटा बिरला ये लोग खुद की पूंजी से आगे बढ़े। तो पहली बात, ये स्टेटमेंट गलत है। दूसरा है, लोकप्रिय वाम आंदोलन के खतरे ने पूंजीपति वर्ग को अपने दीर्घकालिक वर्ग हितों को साम्राज्यवाद के साथ बंधे हुए देखने के लिए प्रेरित किया। तो यहां पर भी आपको महत्वपूर्ण बात समझनी है। ये भी देखो, ये क्वेश्चन समझ, अगर ये ऑप्शन आप पढ़ो तो आपको लगेगा हाँ यार सही हो सकता है, लगेगा ऐसा कि यार वाम आंदोलन हुआ था। वाम आंदोलन मतलब वही रूसी क्रांति और ये सब समाजवादी साम्यवादी क्रांति। तो इससे क्या होता होगा, इससे यही तो था ये वर्ग संघर्ष कि जो सर्वहारा वर्ग है, यानी मजदूर वर्ग है, वो बुर्जुआ वर्ग यानी उद्योगपतियों को क्या करेगा, हमला करके अटैक करेगा, खत्म करेगा। तो भैया इनको खतरा लगेगा, सीधी बात है। जब भारत में 1920 के दशक में वामपंथी आंदोलन बढ़ रहे थे तो इनको खतरा लगेगा। तो ये किस डायरेक्शन में भागेंगे, साम्राज्यवादियों की तरफ, यानी ब्रिटिश यानी ब्रिटेन सरकार के पक्ष में भागेंगे। लेकिन ऐसा नहीं था, ध्यान रखिए, ऐसा नहीं था। इन्होंने कांग्रेस का सपोर्ट किया, ठीक है, इन्होंने कांग्रेस का सपोर्ट किया। हाँ, इन्होंने वामपंथी आंदोलन का विरोध किया। इन्होंने ये कहा कि भैया वामपंथी आंदोलन का मतलब वामपंथी आंदोलन इनके लिए खतरा था, सीधी बात है। लेकिन इन्होंने अपने हितों को साम्राज्यवाद के साथ नहीं जोड़ा, बल्कि इन्होंने, आप देखोगे, इन्होंने समाजवाद को समर्थन दिया। इन्होंने देखिए साम्यवाद को समर्थन नहीं दिया, समाजवाद को समर्थन दिया। इन्होंने कल्याणकारी राज्य को समर्थन दिया। अगर आप बॉम्बे प्लान देखते हैं, ठीक है, 1940s में जो बॉम्बे प्लान आया था, तो वहां पे आप देखोगे समाजवादी विशेषताएं, जिसमें राज्य का राज्य द्वारा उद्योग लगाए जाना इत्यादि को इन उद्योगपतियों ने समर्थन दिया। कांग्रेस को रेगुलर समर्थन दिया कि वह साम्राज्यवादी आंदोलन के खिलाफ, मतलब साम्राज्यवादी लोगों के खिलाफ आंदोलन कर सके। तो इन्होंने कभी भी साम्राज्यवाद के पक्ष में नहीं गए, ठीक है। तो ये दिमाग में आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत है, इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। तो डी इसका सही आंसर है ना। तो वापस एक बार देख लीजिए, ठीक है। तो भारतीय पूंजी का विकास काफी हद तक विदेशी पूंजी पर निर्भर था, गलत है, ठीक है। और बेसिकली स्वदेशी आंदोलन ये सब जब हुआ ना, तो ही भारत में देखोगे आप उद्योगपति बहुत सारे बढ़े, रसायन उद्योग ये सब वहां पर उस समय बढ़ा था। लोकप्रिय वाम आंदोलन, तो ये दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है, ठीक है। फिर अगला आता है वाइकोम सत्याग्रह। वाइकोम सत्याग्रह में देखिए महत्वपूर्ण क्या होता है ना, इसमें ये वाला स्टेटमेंट यूपीएससी यूपीपीसी दोनों के नजरिए से बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ये अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के खिलाफ सत्याग्रह था, सही बात है, ठीक है। वाइकोम सत्याग्रह भी हम लोग इसके बारे में देख लेते हैं डिटेल में, ठीक है। तो जो वाइकोम सत्याग्रह था, ये क्या था, अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी और जातिगत भेदभाव यानी कास्ट बेस्ड जो डिस्क्रिमिनेशन है उसके खिलाफ सत्याग्रह था। इस सत्याग्रह में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। तो ये दोनों कथन एकदम सही है, इसका सही आंसर हो जाएगा सी। ध्यान में रखिए, वाइकोम सत्याग्रह 1924 में, अगर मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ मॉडल आंसर से, ठीक है। असल में मॉडल आंसर हम लोग काफी लंबा चौड़ा देते हैं, ठीक है, हम लोग शॉर्ट में देते नहीं, ठीक है। तो ये त्रावणकोर में दलित वर्गों के मंदिर प्रवेश के लिए एक आंदोलन था 1924-25, एकदम सही है। केरल के कोट्टायम जिले में वाइकोम में शिव मंदिर में हुआ था। तो केरल के कोट्टायम में, ठीक है, वाइकोम सत्याग्रह कहाँ हुआ था, कोट्टायम केरल, शिव मंदिर में, ठीक है। दलित लोगों का मंदिर प्रवेश आंदोलन था। बेसिकली क्या होता था ना, जो मंदिर था, मंदिर के बगल वाली जो रोड थी, जो वाइकोम शिव मंदिर था, उसके बगल वाली रोड पर, है ना, केवल और केवल जो ऊंचे कास्ट के लोग हैं, जो तथाकथित उच्च जाति के लोग हैं, वही जा सकते थे, दलित नहीं जा सकते थे। इस वजह से यहाँ पे सत्याग्रह हुआ, ठीक है, इस वजह से सत्याग्रह हुआ। और ठीक है, तो सत्याग्रही थे और महात्मा गांधी भी यहाँ पर भाग लिए थे, ठीक है। बस इस बात को आपको ध्यान रखना है कि महात्मा गांधी भी यहाँ पर पार्टिसिपेट किए थे। ये ऑप्शन जो है महात्मा गांधी वाला बहुत बार गलत होता है, तो ये दिमाग, और कब हुआ था, 1924-25। तो उस समय के कुछ मंदिर प्रवेश आंदोलन आपको दिमाग में रखने होंगे, उसमें प्रसिद्ध है वाइकोम सत्याग्रह, ठीक है। अगला आता है कॉस्ट पुश मुद्रास्फीति। बेसिकली इसको बोला जाता है लागत जन्य मुद्रास्फीति। लागत जन्य, मैं हिंदी इसकी लिख दे रहा हूँ, ठीक है, मुद्रास्फीति। ये जो ट्रांसलेशन एरर है, मूल्य बढ़ोतरी मुद्रास्फीति, बेसिकली देखो गूगल जो यूपीएससी है, ये समझिए यूपीएससी का एग्जैक्ट है, यूपीएससी भी ऐसा ही ट्रांसलेशन करती है। हालांकि इसकी हिंदी होती है लागत जन्य मुद्रास्फीति, ठीक है। हम लोग ने इसको सही कर लिया है, अपडेटेड जो एराटा मैंने आपसे बताया, एराटा जो हम लोग देंगे वहां पर इस चीजों को ऐड करके देंगे।
तो जो लागत जन मुद्रास्फीति है, देखो बेसिकली मुद्रास्फीति का मतलब क्या, मुद्रा की कीमत घट जाना या वस्तुओं की कीमत बढ़ जाना, वस्तुओं की कीमत बढ़ जाना। अब जो भी वस्तु है दोस्तों, वस्तुएं दो तरह से वस्तुओं की कीमत बढ़ सकती है। एक, मान लो ये एयरपॉड है, सपोज ये एयरपॉड है एप्पल का, इसकी डिमांड बहुत ज्यादा हो गई, बहुत ज्यादा हैवी डिमांड हो गई, तो आप देखोगे इस पर क्या होगा, कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा, इसकी कीमत बढ़ जाएगी। मान लो डिमांड नहीं है तो कंपनी क्या करेगी, इस पर डिस्काउंट देके इसकी डिमांड बढ़ाने की कोशिश करेगी। तो एक क्या है, डिमांड पुश या डिमांड पुल, बेसिकली डिमांड पुल इन्फ्लेशन है कि डिमांड बहुत हाई है, उसने क्या किया, इसकी मुद्रास्फीति, इसकी वैल्यू बढ़ा दी। ठीक है, एक है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, एक है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। मान लो ये जो एयरपॉड के जो भी ये मटेरियल है, ठीक है, जो भी मटेरियल है, मैग्नेटिक चिप होती है, सिलिकॉन, पता नहीं क्या क्या होता है, जो भी चीजें हैं, मान लो एयरपॉड के ये सब सिलिकॉन मटेरियल का दाम बढ़ गया मान लो, या मजदूरी की कीमत बढ़ गई, तो जो इसका दाम में वृद्धि होगी वो क्या होगी, वो होगी लागत जन्य यानी कॉस्ट पुश। ठीक है, तो बात समझ आई। एक बार की डिमांड बढ़ रही है तो उस वजह से मुद्रास्फीति हो सकती है। दूसरी मुद्रास्फीति जो इसकी बेसिक चीजें हैं उसकी अगर लागत में वृद्धि हो जाए, फॉर एग्जांपल अभी करंट में आप देखोगे पेट्रोल के दाम बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं बहुत ज्यादा। रशिया यूक्रेन वॉर से जो पूरा विश्व प्रभावित हुआ, सप्लाई चेन जो डिस्ट्रक्शन हुआ है, इससे रॉ मटेरियल के दाम पे बहुत ज्यादा परिवर्तन आया है, और रॉ मटेरियल के दाम बढ़ा है तो जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स हैं इनके दाम में आप देखोगे सतत वृद्धि आपको दिखेगी। ठीक है, तो ये होता है कॉस्ट पुश मुद्रास्फीति। अब क्वेश्चन आप आराम से हो जाएगा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए, अब करिए। ठीक है, तो मूल्य बढ़ोतरी मुद्रास्फीति आपूर्ति पक्ष कारकों जैसे उच्च मजदूरी आदि द्वारा निर्धारित की जाती है। एकदम सही बात है, आपूर्ति पक्ष तो क्या है, सप्लाई। ठीक है, तो सप्लाई के जो बेस्ड फैक्टर है, सप्लाई बेस्ड फैक्टर कौन से, वही जैसे मजदूरी, जैसे जो वस्तुओं की लागत है, रॉ मटेरियल, इन चीजों पर निर्भर करती है। एकदम सही बात है। दूसरा है इंग्लिश में, हाँ हिंदी में कर देते हैं, मूल्य बढ़ोतरी मुद्रास्फीति केवल तभी हो सकती है जब मांग अपेक्षाकृत बेलोचदार हो। ठीक है, इंग्लिश में देखते हैं, ओनली अकर व्हेन डिमांड इज रिलेटिवली इन इलास्टिक। ठीक है, अब ये ई क्या होता है भैया, इन इलास्टिक डिमांड। मैं बहुत ज्यादा इसके डेप्थ में नहीं जाऊंगा, शॉर्ट में समझा रहा हूँ। देखो बेसिकली क्या होता है ना, एक ऐसे समझो, फॉर इन इलास्टिक, इलास्टिक का मतलब मैं फार्मूला नहीं समझाना, मैं आपको बेसिक समझा देता हूँ। ठीक है, देखिए फार्मूला होता है, हम लोग जब आईआईटी में थे तो हम लोग का इकोनॉमिक्स वो था, बेसिकली ऑप्शनल नहीं था, इलेक्टिव सब्जेक्ट हुआ करता था, तो 2 सेमेस्टर में था। तो ये सब मैक्रो इकोनॉमी बहुत डिटेल में वहां पे पढ़ाई गई थी, माइक्रो मैक्रो बहुत डिटेल में पढ़ाई गई थी, सारा शेयर मार्केट कैसे क्या करते हैं डिटेल में पढ़ाई गई थी। तो ये सबका फार्मूला होता है इलास्टिसिटी का कि डेल्टा चेंज इन डिमांड बाई चेंज इन प्राइस, ये सब होता है। हम कॉमन सेंस से समझते हैं, हम एक बात समझते हैं, मान लो क्या होता है, सपोज फॉर एग्जांपल एक ऐसी वस्तु है, ठीक है, एक ऐसी वस्तु है जैसे आटा चावल, मान लो एक चप्पल है, सपोज एक चप्पल नहीं, हम एग्जांपल है थम्स अप और कोका कोला। थम्स अप और कोका कोला, दो एग्जांपल ले लेते हैं, कोका कोला सबसे बेस्ट एग्जांपल है। अब मान लो थम्स अप का दाम बढ़ गया, सपोज थम्स अप का दाम बढ़ गया, ठीक है, थम्स अप का दाम बढ़ गया। अब ये बताओ, दाम बढ़ा, इसके डिमांड में क्या चेंज आएगा, डिमांड में क्या चेंज आएगा। ठीक है, तो एक ऑप्शन हमारे पास ये है, इसका एक सब्स्टिट्यूट है कोका कोला। कोका कोला मान लो थम्स अप मिल रहा है 10 रुपए का, कोका कोला मिल रहा है 5 ही रुपए का, तो 5 रुपए से इन्होंने थम्स अप का दाम बढ़ा के 10 कर दिया, कोका कोला का दाम नहीं बढ़ा। तो हम लोग स्विच हो सकते हैं इसके सब्स्टिट्यूट पे, हम लोग कोका कोला खरीदना चालू कर दें सामान्यतः। अब कई लोग कसम खाए रहेंगे, नहीं हम तो पियब महंगे पियब, और थम्स अप पे पियब ससुर चाहे 10 रुपए मिले, ताकि थम्स अप का प्रचार हाउ करते हैं भाई, है ना, तो भाई करते तो हम यही पियेंगे। लेकिन एक जनरल मैं बात कर रहा हूँ जिसको ठंडा से मतलब है, चिकना के साथ ठंडा चाहिए, वो क्या करता है, कोका कोला में स्विच कर जाएगा। तो देखो इसकी अगर डिमांड बढ़ेगी, इसकी डिमांड बढ़ेगी, ठीक है, तो इसका हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है, तो है ना, सॉरी, इसकी अगर प्राइस बढ़ेगी, डिमांड प्राइस ध्यान रखें, अगर मान लो एक प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ रही है तो इसकी डिमांड घट जाएगी, सिंपल सी बात है, इसकी डिमांड घट जाएगी। ठीक है, इसकी डिमांड घट जाएगी, और जब ये चेंज हो रहा है, प्राइस बढ़ने के साथ डिमांड में कमी आ रही है, इस एक्टिविटी को बोलते हैं डिमांड इज इलास्टिक, डिमांड इज इलास्टिक। ठीक है, ध्यान रखिए, डिमांड इलास्टिक है, प्राइस के हिसाब से डिमांड भी चेंज हो रही है, प्राइस कम हुआ तो डिमांड बढ़ गई, प्राइस बढ़ा तो डिमांड घट गई, इस चीज को बोलते हैं हम लोग डिमांड इलास्टिक है। लेकिन मान लो कोई ऐसी वस्तु है, सपोज कोई ऐसी वस्तु है जो प्राइस कितना भी बढ़े लेकिन डिमांड कम नहीं होगा,
उसको बोलेंगे हम इनइलास्टिक। दारू कितना भी दाम बढ़ा लो, लाइन लगी रहती है। देखो कोरोना में लोग मर रहे थे ससुरे, है ना, मतलब भाई देख देख के इतनी, भाई समझ में आ रहा था यार, बताओ मर रहे थे। और सबसे बड़ी बात, लड़का लड़कियां सब बिना, यहाँ पे जेंडर इक्वेलिटी अलग लेवल की देखने को मिली। पहले क्या होता था, अभी जब आप जाएंगे ना, ये सिंपल सी बात बोलता हूँ, मतलब हंसी मजाक नहीं भाई, अलग अलग जरूरतें हैं सबकी। आप देखोगे अलग अलग जब क्या होता है, महिला पुरुष की अलग अलग लाइन होती है, कि महिलाओं की अलग लाइन, पुरुष की अलग लाइन, ऐसे बनती है। दारू के जो अच्छी बात रही, उसने भारत में जेंडर इक्वेलिटी को जन्म दिया कोरोना काल में। जब दारू के भट्टियां खुली, एक ही लाइन में महिला पुरुष सब थे, है ना। वो क्या थी, वो डिमांड इन इलास्टिक थी, चाहे दाम बढ़ जाए, उसमें दाम बढ़ा दिया था सबने। तो दाम चाहे कितनी भी बढ़ जाए, लेकिन क्या होगा, उसकी डिमांड में कोई चेंज नहीं आएगा। वो थी डिमांड इलास्टिक। अब समझो, अब यहां पर क्या है, मूल्य बढ़ोतरी मुद्रास्फीति केवल तभी हो सकती है जब मांग अपेक्षाकृत बेलोचदार हो। तो ये मुद्रास्फीति कब होगी, मान लो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का मतलब कंपनियां अपने दाम बढ़ाएंगी। कब कंपनियां दाम बढ़ाएंगी, जब उनका लागत बढ़ जाएगा, उनकी लागत बढ़ जाएगी, यानी उनके जो रॉ मटेरियल है उनकी प्राइस बढ़ जाएगी। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, मैं उसको वही समझा रहा हूँ, दोनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो रॉ मटेरियल की लागत बढ़ जाएगी, तभी तो दाम कंपनियां बढ़ाएंगी। अब मान लो कोई ऐसी वस्तु है जिसका दाम बढ़ते उसके डिमांड में खत्म हो जाए, तो कंपनी लागत नहीं बढ़ाएगी और मुद्रास्फीति नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर इन इलास्टिक डिमांड है, अगर डिमांड इन इलास्टिक, मान लो नमक है सपोज, या चावल है या चीनी है, तो दाम बढ़ेगा तभी लोग खरीदेंगे ही खरीदेंगे, डिमांड पे बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। इसलिए क्या होगा, तभी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा भाई, है ना। सप्लाई कम हो जाएगी लेकिन इन्फ्लेशन नहीं दिखेगा। तो ये बात दिमाग में रखनी है, ठीक है। ठीक है, तो ये बात दिमाग में रखनी है कि तभी अकर हो सकता है जब डिमांड इन इलास्टिक हो, रिलेटिवली इन इलास्टिक हो। इन इलास्टिक का मतलब आपको समझा दिया। अगला 38वां क्वेश्चन, हाउस प्राइस इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऑप्शन है, राष्ट्रीय आवास बैंक, सामान्यतः हम लोग का यहीं पे दिमाग जाता है, हाउस प्राइस इंडेक्स। तो देखिए दो इंडेक्स भारत में चलते हैं, ठीक है। एक चलता है रेजी इंडेक्स, रेजी इंडेक्स, इंडेक्स एक ये चलता है, एक चलता है हाउस प्राइस इंडेक्स। तो हाउस प्राइस इंडेक्स बेसिकली भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है, और नेशनल हाउसिंग बैंक जारी करता है रेजी इंडेक्स। तो ये दो आपको दिमाग में रखना है। मैं अभी इसके बारे में डिटेल में आपको बता देता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो जो बेसिकली क्या है, ये जो आप देखोगे मकान इत्यादि की जो कीमतें हैं, उसमें क्या परिवर्तन आ रहा है, उसमें परिवर्तन को नापने के लिए कि भैया शहरों में मकान के दाम कैसे बढ़ रहे हैं, क्या रेट से बढ़ रहे हैं प्रॉपर्टी के दाम, उसको देखते हुए हाउस प्राइस इंडेक्स आरबीआई जारी करता है, ठीक है, कुछ प्रमुख शहरों में। और इसी तरह का इंडेक्स शहरों के लिए नेशनल हाउसिंग बैंक ये भी जारी करता है, उसका नाम है रेजी इंडेक्स, रेजी इंडेक्स। तो ये दोनों आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। तो हाउसिंग इत्यादि की कीमतें, किराए इत्यादि, ये सब, है ना, कि रहना सस्ता है महंगा है क्या है, वो जारी करते हैं लोग। अब 40वां क्वेश्चन, 40वां क्वेश्चन वो क्वेश्चन है दोस्तों, जब आपको ये चीज दिमाग में रखना होगा, ठीक है, कि छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं। मैंने अभी आपसे क्या कहा था, एग्जाम में कई बार क्या होता है, हमें चीजें पता होती हैं, कॉन्सेप्ट, वहां पे हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाता है कि यार हमारा कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा क्लियर है, ठीक है। तो एग्जाम में कई बार ये चीजें जब हमारे लिए नुकसानदेह हो जाती हैं, तो उस एक्टिविटी को हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो जैसे यहां पर ये क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था अगर फल फूल रही है, निम्नलिखित में से कौन सा कदम राजकोषीय नीति के प्रति चक्रीय, ठीक है, दृष्टिकोण के बराबर होगा। मतलब इफ इकोनॉमी इज बूमिंग, मतलब खूब ग्रोथ रेट हो रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप वुड अमाउंट टू अ काउंटर साइक्लिक अप्रोच टू अ फिस्कल पॉलिसी। ध्यान रखना है, काउंटर साइक्लिक अप्रोच का मतलब क्या होता है, काउंटर साइकिल अप्रोच का मतलब, मान लो जैसे एक चीज होती है, मान लो साइकिल है, साधारणतः हम लोग बोलते हैं, बात करते हैं बिजनेस साइकिल की। तो बिजनेस साइकिल ऐसे होती है, ये यूं चलती है। तो जब ये चल रहा है ग्रोथ, जब बिजनेस साइकिल में ग्रोथ हो रहा है, ठीक है, मतलब अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, तो प्रो साइक्लिक अप्रोच का मतलब होता है सरकार की नीतियां इस प्रकार हो जाएं कि क्या करें, अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दें, ठीक है। तो उसको बोलते हैं लोग प्रो साइक्लिक अप्रोच। और काउंटर साइक्लिक अप्रोच का मतलब, जब अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से बढ़े तो सरकार क्या करती है, भैया ऐसा ना हो कि बढ़ते बढ़ते अचानक से ढह जाए, सरकार क्या करती है, इस पर रोक लगाती है, इस पर कंट्रोल लगाती है, बेसिकली बहुत उच्च गति से न बढ़े, एक लेवल में बढ़े, हर चीज की अति सर्वत्र वर्जते। तो सरकार जो अप्रोच करती है कि अर्थव्यवस्था को कंट्रोल में किया जा सके बूम करते समय, उसको बोलते हम लोग काउंटर साइक्लिक अप्रोच,
है ना, ध्यान में रखिएगा। थोड़ा सा ऑप्शन देखते हैं इसके, है ना, तो किस अप्रोच से कम हो जाएगा। तो अब देखो, सरकारी खर्च कम करना, ठीक है, सरकारी खर्च कम करना का मतलब अर्थव्यवस्था फल फूल रही है, सरकार अपने खर्च कम कर देगी, ठीक है, सरकार खर्च कम करेगी, तो सीधी बात है क्या होगा, अर्थव्यवस्था में थोड़ा सा रुकावट आएगी। जैसे सरकार सड़क इत्यादि पे खर्चा कम कर दे तो अर्थव्यवस्था में थोड़ा सा रुकावट आएगी, सब्सिडी इत्यादि कम कर दे तो थोड़ा सा रुकावट आएगी, तो क्या होगा, बैलेंस होगा। सही बात है। कर की दरें बढ़ाना, कर की दरें बढ़ जाएंगी तो लोगों के पास पैसा खर्चा करने को कम हो जाएगा, तो सही बात है, क्या हो जाएगा, अर्थव्यवस्था में थोड़ी सी रुकावट आनी शुरू हो जाएगी, ये भी सही है। अगला पढ़िए, बढ़ती ब्याज दरें, ब्याज दरें बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे, है ना भैया। क्वेश्चन आप लोग भी देखते रहना, अपने हिसाब से सॉल्व करके आंसर भी बताते रहना। यहीं पे अभी आने वाला है सरप्राइज एलिमेंट, और इसके बाद थोड़ा सा हम लोग भागेंगे, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है आधे घंटे में और जितना होगा उतना क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ठीक है। मैं कुछ क्वेश्चन जो फालतू होंगे उसको स्किप कर दूंगा, जैसे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन मार्क किए थे तो मैं स्किप कर दूंगा, नहीं तो बहुत लंबा वीडियो भी आप लोग को अच्छा नहीं लगेगा वो, है ना, आप लोग लगेगा सर क्या मतलब ऐसे वैसे, काम काम की चीज तो हम लोग यहाँ पर देख ही रहे हैं। ध्यान देना आप लोग, क्वेश्चन क्वेश्चन आप लोग को सही करना है, मैं अभी आप लोग को गलत करवा रहा हूँ, कॉन्फिडेंस में आगे बढ़वा रहा हूँ, ठीक है। अगला है बढ़ती ब्याज दरें, बढ़ती ब्याज दरें भैया, ब्याज दरें बढ़ाओगे तो बैंकों के पास क्या होता है, देखो रेपो रेट बढ़ा दिया, ब्याज दरों का मतलब क्या, रेपो रेट बढ़ा दिया, बैंक रेट बढ़ा दिया, यही सब तो किया ब्याज दरों को बढ़ाने का मतलब। ब्याज दरों बढ़ा दिया तो बैंकों के पास पैसा कम, ठीक है, पैसा कम या पैसा महंगा, तो लोन नहीं देंगे बैंक, या लोन महंगा कर देंगे, तो लोगों के पास स्पेंडिंग करने के लिए पैसा कम हो जाएगा, तो क्या होगा, अर्थव्यवस्था में गिरावट आएगी। तो सही आंसर क्या होगा, 1 2 3। अब आपका हो जाएगा एग्जाम में गलत, ठीक है। मैंने पहले कहा था, ध्यान, हमारा कॉन्सेप्ट क्या क्लियर था, हमारा कॉन्सेप्ट ये क्लियर था कि प्रो साइक्लिक अप्रोच क्या होती है, हमारे दिमाग में ये क्लियर था। प्रो साइक्लिक अप्रोच या काउंटर साइक्लिक अप्रोच का मतलब, जब अर्थव्यवस्था बूम पे हो तो हम ऐसा अड़ंगा फंसाए कि ग्रोथ गिरने लगे, इसको बोलते हैं लोग काउंटर साइक्लिक, की साइकिल खुद से आगे बढ़ रही अर्थव्यवस्था और रोक लगा दिया, इसको बोलते हैं लोग काउंटर साइक्लिक अप्रोच। लेकिन क्वेश्चन में ध्यान था, कह रहा है भैया, है ना, फिस्कल पॉलिसी की कौन सी अप्रोच है, ध्यान में रखिए। सरकार की दो प्रकार की नीतियां होती है, मौद्रिक नीति, एक होती है राजकोषीय नीति। मॉनिटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी। कमेंट सेक्शन में बताएगा किसने इस क्वेश्चन को ध्यान से देखा था, जो हमारे टेस्ट सीरीज के स्टूडेंट है वो भी बताएं, किसने ध्यान से पढ़ के इस क्वेश्चन को किया था, बजाय कि सीधे सीधे 1 2 3 मारा था। ध्यान रखिए, मौद्रिक नीति का मतलब जो रिजर्व बैंक काम करता है, जैसे बैंक रेट बढ़ाना घटाना, ये सब क्या होता है, मौद्रिक नीति का पार्ट है। तो बढ़ती ब्याज दरें काउंटर साइक्लिक अप्रोच है, बिल्कुल सही बात है, काउंटर साइक्लिक अप्रोच है, लेकिन काउंटर साइक्लिक फिस्कल पॉलिसी की अप्रोच नहीं है, वो मॉनिटरी पॉलिसी की अप्रोच है, ध्यान में रखना है। तो तीसरा गलत हो जाएगा और आपका सही हो जाएगा 1 और 2, केवल 1 2 सही है, ध्यान में रखिएगा। तो कर की दरें बढ़ाना, सरकारी खर्च करना, ये सब क्या होता है, ये होती है फिस्कल पॉलिसी। कर की दरें, सरकारी खर्च कितना होगा, बजट क्या होगा, ये सब क्या होता है, ये सब होता है फिस्कल पॉलिसी। लेकिन मार्केट का रेट क्या होगा, है ना, ओपन मार्केट ऑपरेशन होगा कि नहीं होगा, ये सब कौन डिसाइड करता है, रिजर्व बैंक, और ये मॉनिटरी पॉलिसी का पार्ट है। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, इसीलिए ये क्वेश्चन यहाँ पे सेलेक्ट किया गया कि जिस कई बार क्या होता है, हम लोग क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ते एग्जाम में और गलत करके चले आते हैं, ठीक है। अगला है तंजौर पेंटिंग, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44। तो बोला एक प्रकार की लघु चित्रकला है, गुप्त काल में फला फूला। अब ये तो मतलब सीधे काट दोगे कि यार गुप्त काल कहाँ, 500 शताब्दी के आसपास मतलब 300 शताब्दी के आसपास, और तंजौर पेंटिंग 16वीं 17वीं शताब्दी, तो थोड़ा भी नॉलेज होगा तो ये गलत कर दोगे, और सीधे आपका आंसर आ जाएगा 1 और 3 सही है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा था कौन से सही है, तो सीधी बात है, 2 गलत तो 2 काट दिया, यानी एक प्रकार की लघु चित्रकला है, मतलब मिनिएचर पेंटिंग है, पहली बात। दूसरी बात, लघु में दिखने वाला शंक्वाकार मुकुट इस पेंटिंग की एक विशिष्ट विशेषता है, तो द कोनिकल क्राउन जो शंक्वाकार मुकुट है इस पेंटिंग की एक विशेषता है। हम लोग तंजौर पेंटिंग का एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। ये देखिए, है ना, तो आपको दिख रहा होगा, देखिए सब लोग शंकु के आकार का मुकुट ऐसे ही से पहने हैं, देखिए, है ना,
सब लोग देखिए एक तरह से सेम सेम शंकु शंकु के जैसा सब लोग मुकुट पहने, और ये मिनिएचर पेंटिंग है। ठीक है, मिनिएचर पेंटिंग है, बेसिकली ग्लास पे किया जाता है। ठीक है, ग्लास पे किया जाता है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, 16वीं और 17वीं शताब्दी के दौरान दक्कन में अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा में ये थे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, स्टार्ट में मुगल शैली, क्योंकि उस समय मुगल शैली बहुत ज्यादा फेमस थी, तो उससे स्वतंत्र विकसित हुआ, लेकिन अंततः मुगल शैली से यह प्रभावित हो गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो 18वीं 19वीं शताब्दी के अंत में दक्कनी चित्रकला के ये क्या है ना, बहुत ही ज्यादा मतलब फेमस चित्र है। ठीक है, और बस वही हो गई फिर इसकी बात कि लघु में दिखना शंखकार मुकुट इसका एक वो है। ठीक है, अगला है पर्यावरण की वहन क्षमता। ठीक है, इजी है, कैरिंग कैपेसिटी ऑफ, मतलब एक जो एरिया है वो कितना ज्यादा बायोडाइवर्सिटी या कितना ज्यादा कोई भी खाना पीना या ह्यूमन वो कितना ज्यादा कैपेसिटी कर सकता है, वही बात है। इजी, आप लोग कर लोगे आराम से। ट्रैफिक, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 50वां, इसको हम लोग देख लेते हैं। ट्रैफिक एक गैर सरकारी संगठन है, यूपीएससी पूछ भी चुका है। ठीक है, अ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ऑफेंसिव इज स्टेबलाइज्ड बाई। अब देखिए ऑप्शन में क्या क्या दिया है, WWF, मिटा देता हूं। तो ऑप्शन में दिया WWF, प्रकृति के लिए वर्ल्ड वाइड फंड। दूसरा दिया है UNEP। तीसरा दिया है प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन IUCN। ठीक है, IUCN, ये चार, वहां पे इंग्लिश वाले भी दिए हुए हैं, तो इंग्लिश वाले देखते रहिए। ठीक है, तो ये चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। यहाँ पर ध्यान रखना है, देखो UNEP से इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, और WWF और IUCN से इसका लेना देना है। तो ट्रैफिक, ठीक है, ट्रैफिक क्या है, वन्य जीवों के, ठीक है, व्यापार पर नियंत्रण करने के लिए, ठीक है, अवैध व्यापार पर रोक लगाने के लिए बनाया गया ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, और IUCN और WWF, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, WWF और IUCN के द्वारा यह बनाया गया। तो दो है, दिमाग में रखना है। इसका इसका नाम क्या है, ट्रेड रिलेटेड एनालिसिस ऑफ फ्लोरा एंड फौना इन कॉमर्स, ये इसका फुल फॉर्म है। एक वाइल्ड ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क है, ध्यान रखिए, NGO है, पहली बात है ना, ध्यान रखना है। ये क्या करता है, काम करता है ग्लोबली ऑन ट्रेड इन वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ बोथ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, 1976 में बनाया गया था WWF और IUCN के द्वारा। इंडिया भी 1991 में इसका मेंबर बन गया था। तो ध्यान रखिए 1976 में यह बनाया गया था। ठीक है, 1976 में यह बनाया गया था, किसके मदद से, IUCN और WWF, ये मैंने बताया ही। इंडिया इसका मेंबर बन गया था 1991 में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें WWF, मतलब ये ट्रैफिक से रिलेटेड। क्या नाम है, ट्रेड रिलेटेड एनालिसिस ऑफ फ्लोरा एंड फाउना इन कॉमर्स, ट्रैफिक फुल फॉर्म इसका बनता है। अगला है, कौन सी एक प्रमुख विवर्तनिक प्लेट नहीं है। इस क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ना है। देखिए बोल रहा है नॉट अ मेजर टेक्टोनिक प्लेट, आपको पता होगा, बस ये बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है, बस इस क्वेश्चन में एक कॉन्सेप्ट। जैसे कई लोग की गलती हुई थी, कर सर इसका ऑप्शन कैसे है, ये सब तो प्रमुख प्लेटें ही हैं, 1 2 3 4। अरे भाई, मेजर प्लेटों का मतलब जो पृथ्वी है ना, जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो दो हैं, मेजर प्लेट्स और माइनर प्लेट्स। तो जो बड़ी बड़ी प्लेट्स हैं, जैसे 5 6 प्लेट हैं बेसिकली, जैसे अंटार्कटिका, जैसे साउथ अमेरिका प्लेट, ये सब क्या है, ये मेजर प्लेट है। जैसे इंडियन प्लेट, ये सब मेजर प्लेट है। देखिए कोकोस, अरेबियन, नजका, ये सब क्या है, ये सब छोटकी छोटकी प्लेट है। तो आप यहाँ पर देखेंगे अगर, है ना, ठीक है, अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो मेजर प्लेट कौन कौन सी है, अंटार्कटिका, नॉर्थ अमेरिका प्लेट, साउथ अमेरिका प्लेट, पैसिफिक प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ठीक है, और अफ्रीकन प्लेट और यूरेशियन प्लेट। तो तीन तीन छह एक साथ, तो हम, मैं इसको एक बार मैप में दिखा देता हूँ, है ना। जी जी, सबसे अच्छा रहेगा। तो ये देखिए, ये जो प्लेट, ये आपको दिख रहा होगा ना मैप में, तो ये जो बड़की बड़की प्लेट है सब, ठीक है, जैसे यूरेशियन है, बड़की प्लेट हो गई यूरेशियन प्लेट। ठीक है, अफ्रीकन प्लेट दूसरा नंबर, तो दो, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट तीसरा नंबर, पैसिफिक प्लेट चौथा नंबर, साउथ अमेरिकन प्लेट 5वां नंबर। ठीक है,
और इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट 6वां नंबर, ठीक है, और अंटार्कटिका प्लेट ये 7 नंबर। तो ये सातों क्या है, टोटल बड़ी बड़ी प्लेट हैं, मेजर प्लेट इनको बोलते हैं। तो भाई कई लोग अपनी वजह से छोटी मोटी गलती करते हैं, फिर कहते हैं सर आंसर की गलत है। आंसर की गलत नहीं भाई, सही है। अब देखो ये जो फिलीपीन प्लेट है ना, अरेबियन प्लेट है, कैरेबियन प्लेट है, कोकोस है, नजका है ना, ये सब क्या है बेसिकली माइनर प्लेट्स हैं। अब कुछ माइनर प्लेट आपको दिख गई, ध्यान रखिए इसमें दो लोकेशन आपको ध्यान रखना है, एक तो कोकोस और नजका। जैसे ये पूछ देता है एग्जाम में क्वेश्चन कि जो कोकोस प्लेट है वह है ना पैसिफिक प्लेट और साउथ अमेरिकन प्लेट के बीच में, या फिर वह मध्य अमेरिका के पास है, या फिर ऐसे ही पूछ देगा कोकोस और नजका को नॉर्थ साउथ में लगाओ। ठीक है, कोकोस और नजका को नॉर्थ साउथ में लगाओ। या फिर ये देखो जुआन डी फूका एक प्लेट है ऊपर, जुआन डी फूका यहाँ पर, कोकोस प्लेट है यहाँ पर, नजका प्लेट है यहाँ पर। तो इन्हीं दोनों को पूछ देगा कि इनको नॉर्थ साउथ में लगाओ। ध्यान रखना जुआन डी फूका पहले नॉर्थ, फिर कोकोस, फिर नजका, तो JCN ये याद रख लो। ठीक है, तो एन वाला सबसे साउथ में, बस इतना ध्यान रखना, नजका वाला सबसे साउथ में, कोकोस उसके मिड में है, कोकोस कैरेबियन प्लेट के सामने मतलब मध्य अमेरिका के पास है, और जुआन डी फूका यह है कैलिफोर्निया से ऊपर। ठीक है, तो ये बेसिकली आपको दिमाग में रखना होगा। 10 से अधिक माइनर प्लेट्स है। ठीक है, तो बस ये बेसिक क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा इसमें कुछ तामझाम नहीं था। अगला है पेटेंट। ये पेटेंट वाला आजकल बड़ा चक्कर रहा है, अभी करंट में अगर आप न्यूज में सुने होंगे। ठीक है, मेरा थोड़ा सा आज घुटना काफी दर्द है, मतलब अब तो लग रहा है कि क्या हो गया। बुढ़ौती में यही सब होता है, जब आप लोग भी बूढ़े हो जाएंगे तो यही सब होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ी देर के लिए बैठ के डिस्कशन कर देता हूँ। ठीक है, तो देखिए क्या है बेसिकली, क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में दिया गया पेटेंट, एक सेकंड में देख लूं कैमरा में ठीक से दिख रहा है। बिल्कुल, तो ये देखिए क्वेश्चन ये है कि भारत में पेटेंट अधिकारों के संबंध में दो ठो कथन दिए गए हैं। भैया बोला है कि इस पर विचार करिए, है ना। तो कह रहा है कि भारत में दिया गया पेटेंट संरक्षण अन्य विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देशों में लागू है। पहला कथन ये, पेटेंट संरक्षण की अवधि 10 वर्षों के लिए होती है। मैंने क्या कहा था, पहला कथन पढ़ते ही आपको ध्यान रखना है। तो ये काट दिया, ये काट दिया, बचा 2 और 2 3, मतलब दूसरा कथन, है ना। क्या पूछा है, अब रुको, फिर क्या करना है आपको, फिर मैंने दूसरा तरीका क्या बताया था, ये भी ध्यान देना है, ध्यान रखिए। अब देखो ये गलती हो जाती फिर हमसे। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा ये आदत में ही डालना है। मैंने क्या बोला, ये चीज आदत में ही डाली है अपने, कि प्रश्न पढ़िए पहले। ठीक है, पहले प्रश्न पढ़ना है, प्रश्न के बाद तुरंत क्या देखना है कि कथन सही है या नहीं है, ये तत्काल ध्यान रखना, और यहाँ पर ऐसे अंडरलाइन कर देना है। अब पढ़ो। ठीक है, अब क्या कह रहा है, भारत में दिया गया पेटेंट संरक्षण अन्य विश्व व्यापार संगठन देशों में लागू नहीं है। सही गलत है, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल पेटेंट क्या होता है, पेटेंट देश वाइज, हर देश में अलग अलग रूल्स हैं, अलग अलग कानून है। तो हर देश में अलग अलग पेटेंट के लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है। एक जगह दिया गया पेटेंट हर जगह लागू नहीं होता है, हर जगह आपको पेटेंट के लिए अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, दूसरी बात, पेटेंट संरक्षण की अवधि 10 वर्षों की थी, गलत, ये 20 वर्षों की होती है। ठीक है, तो दूसरा भी गलत है। तीसरा, केवल उत्पादों का पेटेंट कराया जा सकता है, प्रक्रियाओं का नहीं, ये भी गलत। दोनों का पेटेंट कराया जा सकता है भारत में। कई ऐसे देश हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल भारत में ही पहले, ठीक है, प्रोडक्ट पेटेंट था, प्रोसेस पेटेंट नहीं था। अभी दोनों हो गया है, WTO के समझौते के बाद दोनों हो गया भारत में। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या होता है, मान लो आपको एक दवा बनानी है, BRC-Z, ठीक है, ब्रेस्ट कैंसर की दवा, मान लो BRC-2, मान लो ये दवा है, सपोज मान लो, ऐसे नाम मान लिया मैंने, दवा है। अब क्या है, तो उत्पादों का पेटेंट का मतलब केवल इसका पेटेंट होगा। ठीक है, केवल इसका पेटेंट होगा। जो प्रोसेस है, मान लो हो सकता है कि यह प्रयोगशाला में सिंथेसिस के माध्यम से बनाया गया हो। ठीक है, सिंथेसिस के माध्यम से बनाया गया हो। एक बार ये भी हो सकता है कि ये नेचुरली भी हो सकता है, कहीं से दवा ये प्राप्त की जाती है, मतलब कई तरीके हो सकते हैं दवा बनाने के, बहुत सारे मेथड हो सकता है। कोई फिजिकल प्लस केमिकल प्रोसेस, मान लो फिजिकल प्रोसेस प्लस केमिकल प्रोसेस मिला के दवा बनाई गई। या फिर हो सकता है पहले केमिकल प्रोसेस प्लस फिजिकल प्रोसेस प्लस केमिकल प्रोसेस मिला के दवा बनाई गई। कई तरीके से दवा बन सकती है। प्रोडक्ट पेटेंट का मतलब आपने इस प्रोडक्ट को पेटेंट करा है, प्रोसेस का मतलब इस प्रोसेस से आपने पेटेंट कराया। ठीक है, यही चीज अंतर है। तो ये तीनों स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो उत्पादों का ही नहीं, प्रोसेस का भी आप पेटेंट करा सकते हैं, और 20 वर्षों की अवधि है, और हर देशों में अलग अलग आपको करवाना पड़ता है।
ठीक है, पेटेंट आपको हर देश में अलग अलग करवाना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये 59 था। ठीक है, एकदम सही है, हम लोगों ने इसको कर लिया। अब अगला ये है, अगला क्वेश्चन है 61वां हमारे पास। इसको देखिए, अगर सरकार राजकोषीय घाटे के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रहती है तो इसके संभावित प्रभाव क्या हो सकते हैं। मतलब मान लो राजकोषीय घाटा डिसाइड किया था कि भैया 3% होगा जीडीपी का, है ना। मान लो सरकार ने डिसाइड किया कि राजकोषीय घाटा जीडीपी का 3% होगा, लेकिन राजकोषीय घाटा बढ़ गया, राजकोषीय घाटा हो गया 3.5%। तो इसका क्या क्या प्रभाव होगा। पहली बात तो ये सोचना पड़ेगा, देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। बोला क्या संभावित प्रभाव हो सकते हैं, मतलब भविष्य में क्या प्रभाव हो सकता है। तो यहां पर सोचना पड़ेगा राजकोषीय घाटा बढ़ने का क्या मतलब है। राजकोषीय घाटा बढ़ने का मतलब जो स्पेंडिंग है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज ग्रेटर देन गवर्नमेंट इनकमिंग या रिसिप्ट। ठीक है, तो गवर्नमेंट, है ना, जो स्पेंड कर रही है वो रिसिप्ट से अधिक कर रही है, उसी को तो बोलते हैं राजकोषीय घाटा। और वो कैसे कर रही है, गवर्नमेंट ऋण लेके कर रही है, बोरोइंग के माध्यम से कर रही है। तो दो चीजें हैं। अब स्पेंडिंग गवर्नमेंट ज्यादा कर रही है तो क्या होगा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रेपो रेट में वृद्धि, गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग बहुत ज्यादा की, गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा स्पेंडिंग की तो मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा आ गया। अब मुद्रास्फीति कंट्रोल कैसे करेगी, जो आरबीआई, वो कैसे मुद्रास्फीति कर, भाई मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा आ गया, पैसा कम करना पड़ेगा मार्केट से। तो आरबीआई क्या करेगी, रेपो रेट को बढ़ा लेगी और मार्केट से पैसा सक आउट कर लेगी। सही हो सकता है संभावित प्रभाव, पूछा है संभावित प्रभाव हो सकता है कि नहीं, तो हो सकता है। मुद्रास्फीति की संभावना में वृद्धि, गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा सब्सिडी इत्यादि दे दी तो मुद्रास्फीति भाई बढ़ गई, क्योंकि स्पेंडिंग बढ़ाई गवर्नमेंट ने। उच्च आयात बिल, है ना, उच्च आयात बिल। अब देखो मार्केट में पैसे की वैल्यू कम हो रही है, समझ रहे हो, मुद्रास्फीति बढ़ने का मतलब है पैसे की वैल्यू कम हो गई। पैसे की वैल्यू कम हो गई, सिंपल सी बात है। तो पहले हम मान लो आयात करते थे, मान लो पहले ऐसे समझ लो, मान लो पहले $1 में तेल आयात करते थे, $1 में मान लो 1 बैरल तेल आयात करते थे सपोज, है ना। अब गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग बहुत ज्यादा कर दी है, और और $1 बराबर पहले मान लो ₹70 था, अब गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा स्पेंडिंग कर दी, अब $1 बराबर ₹75 होने लगा। तो जब हम तेल अब आयात कर रहे हैं तो देखो अब ₹75 के हिसाब से हमें पेमेंट करना पड़ेगा, तो हमारा जो आयात बिल होगा वो बढ़ जाएगा, ये भी सही बात है। और रुपए के मूल्य में ह्रास, वो सीधी बात है, ये आपको दिख ही रहा है, ठीक है, कि रुपए के मूल्य में ह्रास हो ही रहा है। तो 1 2 3 4 ऑल आर करेक्ट, है ना। अगर फिजिकल डेफिसिट होता है तो ये चीजें हो सकती है, सीधा गवर्नमेंट बोरोइंग करेगी, आप अलग अलग तरीके से इसको सोच सकते हैं। अगला बहुत आसान क्वेश्चन है, मृदा में कौन से सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं। यहां पर बेसिकली मुझे एक चीज जो बतानी है काम की, जो आपको एग्जाम में ध्यान रखना है। देखिए पोषक तत्व तीन तरह के होते हैं बेसिकली, ठीक है। जो मृदा में पोषक तत्व देखो, है ना, मान लो कोई भी पौधा है, ठीक है, कोई भी पौधा है, तो वह दो जगह से पोषक तत्व प्राप्त कर सकता है, एक तो या तो मृदा से डायरेक्ट या उसके बाहर से, है ना, या तो आप उर्वरक दे रहे हो या फिर और कोई रिएक्शन से आपको पोषक तत्व या इत्यादि मिल रहा है। तो मृदा में पोषक तत्व पूछा है। अब मृदा में भी पोषक तत्व बेसिकली जो आप देखोगे, जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना है उसमें भी पोषक तत्वों को अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है। तो मेजर जो श्रेणी होती है वो होती है, एक तो मैक्रो, एक तो है प्राइमरी। प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स मतलब वही एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। तो मृदा में देखो तीन लेवल पे होते हैं पोषक तत्व, एक होता है प्राइमरी, प्राइमरी न्यूट्रिएंट, दूसरा होता है सेकेंडरी न्यूट्रिएंट, और तीसरे होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट, ठीक है, माइक्रो न्यूट्रिएंट। अब प्राइमरी में क्या होता है, एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। एनपीके जो हम लोग उर्वरक देते हैं वो होता है प्राइमरी, मृदा में होता है, ठीक है, तो एनपीके हो गया, है ना। द्वितीयक में हो गया कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। सेकेंडरी में हो गया कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। तो ये आपको दिमाग में रखना है। अब क्वेश्चन में ध्यान रखिए, पूछा है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, है ना। तो यहां पर ये जो देखो आपको दो तो याद रखना ही पड़ेगा, प्राइमरी और सेकेंडरी याद में रखना पड़ेगा। तो एनपीके याद रख लीजिए, कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर याद रख लीजिए, दो याद रख लीजिए।
बाकी जितने मिले आप उसको माइक्रो में टिक कर दीजिएगा। बस एक चीज ध्यान में रख के कि जो कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो बाहर से मिलते हैं, जैसे कार्बन, जैसे हाइड्रोजन, जैसे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा? ऑक्सीजन मिलेगा मृदा को जल से या फिर वायु से ऑक्सीजन मिलेगा। ठीक है, ऑक्सीजन मृदा में पोषक तत्वों में नहीं होता है, वो जल या वायु में होता है। इस तरह से कार्बन कहाँ पे मिलेगा? जो कार्बन साइकिल होती है बेसिकली CO2 प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से पौधे को मिलता है, न कि उससे मिलता है। आप समझ पा रहे हैं? न कि मृदा से मिलता है। तो ये आपको बेसिक चीजें ध्यान रखने की। बाकी जो चीज मिले तो कार्बन एलिमिनेट कर दो, थर्ड थर्ड आपने एलिमिनेट कर दिया तो थर्ड खत्म, थर्ड खत्म, थर्ड खत्म, तो बच गया आपका 1 2 4 5, 1 2 का 4 5। तो लोहा, मॉलिब्डेनम, क्लोरीन, बोरॉन, है ना, क्या क्या होते हैं, बहुत सारे हैं। मैं कुछ कुछ यहाँ पे बोल दे रहा हूँ। क्लोरीन है, तांबा है, मतलब कॉपर, क्लोरीन, बोरॉन, लोहा, मैंगनीज, मॉलिब्डेनम और जिंक। ये बिल्कुल इनको बोलते हैं लोग माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो आप प्राइमरी सेकेंडरी याद रखेंगे तो आपका काम बन जाएगा। एग्जाम में ध्यान रखना है कि ये अंतर होता है प्राइमरी सेकेंडरी और इसमें। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, सीधे सीधे ध्यान में रखना है कि समुद्र तल से ऊंचाई के अवरोही क्रम। अब बेसिकली ध्यान रखना है कि देखो इस ऐसे क्वेश्चन अगर आपको मान लो नहीं आ रहा है, ठीक है, मान लो अब ये क्वेश्चन अगर पूछ दिया सपोज, तो ये क्वेश्चन पूछ दिया कि समुद्र तल से ऊंचाई के अवरोही क्रम में, तो मान लो आपको पता ही नहीं कि यार ऊंचाई एग्जैक्टली किसकी कितनी है, तो दो तीन चीज सोचनी है। पहली बात कि वैली पे कौन है, कौन चीज वैली पे है और कौन चीज फुट हिल्स पर है, या फुट मतलब हिल्स पर है, या तो फुट हिल या हिल स्टेशन, सॉरी फुट हिल नहीं हिल स्टेशन। तो कौन चीज वैली पर है, कौन चीज हिल स्टेशन पे, पहली बात। ये चीजें सोचने का तरीका है, समझिएगा। एग्जाम में कैसे नहीं आते हुए क्वेश्चन को भी हम अटेम्प्ट करते हैं, ये चीज सोचते हैं। तो पहली बात तो ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात, सीधे वैली इज लोअर हाइट देन हिल स्टेशन। तो यहाँ पर देखो श्रीनगर क्या एक वैली है, जबकि शिमला क्या हिल स्टेशन है। ठीक है, तो मैं अगर एग्जाम में टिक मारूंगा तो अब मैं क्या करूंगा, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब सबसे ऊंचे वाले को पहले, तो मैं हमेशा शिमला श्रीनगर से पहले रखूंगा। तो मैं सी और डी काट दूंगा। सी और डी में श्रीनगर पहले है, मैं इसको काट दूंगा, क्योंकि भाई श्रीनगर वैली है, श्रीनगर कश्मीर घाटी है, ध्यान में रखिए। ठीक है, पहली बात तो मैं ये कर दूंगा। अच्छा, ठीक है, तो यहाँ पे दो ऑप्शन हो गया। मान लो मैं दो ऑप्शन में से कोई हो सकता है, ए या बी में से टिक कर दूं, शायद मेरा गलत भी जाए, शायद सही भी जाए। एक तरीका ये है। दूसरी बात, आपको ये भी सोचना है कि कौन सा इसमें से जो लोकेशन है वो वृहत हिमालय पर है। ठीक है, कौन सा लोकेशन नॉर्थ ईस्ट में है। ठीक है, कौन सा लोकेशन नॉर्थ ईस्ट में है ना, मतलब लोकेशन देखनी है कि वृहद हिमालय में है कि लघु हिमालय में है कि मिड हिमालय में है कि जास्कर पे या लद्दाख में। तो समझिएगा, इस हिसाब से भी आप हाइट का अंदाजा लगा सकते हैं दिमाग में। ठीक है, तो बेसिकली अब मैं अगर सीधे आंसर की बात करूं तो मेरे पास तो जैसे पूरा मतलब प्रॉपर डाटा ही है ना, कि शिमला है 2295 मीटर। ठीक है, शिमला है 2295 मीटर। ठीक है, श्रीनगर है आपका 1589। ठीक है, 1589 श्रीनगर। अब देखो बेसिकली यही दोनों क्लियर हो रहे थे कि वैली और ये। अब बाकी दोनों ना, शिलोंग और कोहिमा एकदम बराबर बराबर है, लगभग बराबर है। शिलोंग है 1496, सोचो। अब ये तो इन दोनों पे देखो वैसे भी गेस नहीं हो रहा था, 1496, दोनों एक दूसरे पास भी है। और कोहिमा बेसिकली कितने पर है, 1446। बताओ, 50 मीटर ही नीचे है कोहिमा। तो मतलब ये तो इन दोनों में गेस करना टफ है। बट मैं क्या करता, वही मैंने कहा, मैं भगवान का नाम लेके फिर ए या बी में से टिक कर देता, दो चीज सोचता, ए या बी में टिक कर देता। हो सकता है गलत हो जा, सकता है सही हो जाए, भाई क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते ऐसे चीजों में। अगला, भारत के महान्यायवादी मतलब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। सबसे पहले तो ध्यान रखें, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल 76 बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। मैथ्स दो कॉलम यूपीएससी यूपीपीसी से दोनों पूछता है। जो जो आर्टिकल आज बताया, जैसे 292, 293, 290, 279A, सब दिमाग में रखना है, एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। देखिए बेसिकली जो हम लोग 30-40 क्वेश्चन का यहाँ पे डिस्कशन कर रहा हूँ आपके सामने, है ना, लगभग 40 क्वेश्चन के आसपास, इसमें इस बात का पूर्ण तरह से ध्यान में रखा गया, पूरी तरह से, कि कुछ क्वेश्चन ज्योग्राफी के बजाय, कुछ पॉलिटी के बजाय, कुछ आर्ट एंड कल्चर के बजाय, हिस्ट्री के बजाय, सब कुछ कुछ हो जाए। तो एकदम इस चीज का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ध्यान में रखा गया है। डाउट वाले क्वेश्चन भी डिस्कशन किए गए हैं, तो सब चीज ऐसे ध्यान में रख के यहाँ पर की जा रही है। तो अगर आप देखेंगे, है ना, क्वेश्चन नंबर 76, ठीक है, तो आर्टिकल 76 ध्यान में रखना आपको। दूसरी बात ये, भारत का महान्यायवादी, उसके पास वही योग्यता होना चाहिए जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए आवश्यक होती है। तो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश होने के लिए जो रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, सही बात है, यही
इसके पास भी योग्यताएं होनी चाहिए। दूसरी बात, उसे उसी रीति से पद से हटाया जा सकता है जिस रीति से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है, तो ये एकदम गलत है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया होती है, ठीक है, महाभियोग जैसी प्रक्रिया, महाभियोग नहीं, महाभियोग जैसी। हालांकि यूपीएससी भी कई बार महाभियोग ही दे देता है, तो अपने आप में मतलब मान ही लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो मतलब समझ रहे हैं, संसद के 2/3 बहुमत से दोनों सदनों में पारित होना चाहिए सर्वोच्च न्यायालय के लिए, लेकिन इसको राष्ट्रपति कभी भी पद से हटा सकता है, ठीक है। तो ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पे रहता है ना। सरकार कभी भी इस्तीफा देती है तो सामान्यतः यह भी सरकार के साथ इस्तीफा दे देता है, कार्यपालिका का अंग है, तो ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, ठीक है। वो कभी भी इस्तीफा दे सकता है या ऐसे कुछ भी कर सकता है। ध्यान रखे, ये 5 साल तक उच्च न्यायालय में या तो न्यायाधीश हो या 10 साल तक किसी उच्च न्यायालय में वकील हो, ठीक है। तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए जो योग्यताएं चाहिए वही इसके लिए भी योग्यताएं होनी चाहिए, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, ठीक है, कई लोग का डाउट था, बहुत अच्छा डाउट था, और कई लोग की बात में दम भी थी, है ना, और ये अपडेटेड चीजें भी हैं, तो इसलिए ये चीज बहुत जरूरी रहती है। कई बार करंट अफेयर इज ग्रेटर देन लक्ष्मीकांत हो जाता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग लक्ष्मी बाबा पर आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते, ठीक है। करंट अफेयर इज ग्रेटर देन लक्ष्मीकांत, है ना। यार मैंने जितना पढ़ाया सब बोर्ड में क्लियर दिख रहा है ना, ऐसा तो नहीं है कि बोर्ड का कुछ डायरेक्शन उठ पटांग था, नहीं, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, बजरंगबली की दया है, ठीक है। तो कई बार करंट अफेयर्स इज ग्रेटर देन लक्ष्मीकांत हो जाता है। देखिए क्वेश्चन है, राज्य विधि के तहत प्राप्त मृत्यु दंड की सजा को राज्यपाल माफ कर सकता है, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था, लक्ष्मीकांत ने भी यही पढ़ाया था, और जहां भी पढ़ते थे, गवर्नमेंट कैन वेव द डेथ सेंटेंस नॉट, गवर्नमेंट कैन नॉट, हमने यही पढ़ा था, है ना, कि वो माफ नहीं कर सकता भाई, पार्डन नहीं कर सकता, वो बस क्या कर सकता है, वह अन्य सजाओं को कम कर सकता है, लेकिन मृत्यु दंड को माफ नहीं कर सकता जो गवर्नर है। फॉर एग्जाम्पल मैं लक्ष्मीकांत एक बार आपको दिखाता हूं, अगर यहाँ पे तत्काल मिल गया तो, ज्यादा समय लगा तो हम लोग नहीं देखेंगे, आप लोग खुद देख लेंगे, ठीक है, बड़े हैं, समझदार हैं। देखिए जो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति मृत्यु दंड को भी क्या कर सकता है, क्षमा कर सकता है, ठीक है, मतलब पार्डन कर सकता है। यहाँ पर राज्यपाल, ओके आई एम सॉरी, ये राज्यपाल वाले में होगा, मैं 1 मिनट का और समय लूंगा, अगर उतने में नहीं मिला तो मैं मान लूंगा कि आप लोग इसको देख लेंगे। हम्म, देखिए यहाँ पर राष्ट्रपति और राज्यपाल के मृत्युदंड की जो वो है ताकत है, उसको तुलना की गई, और यहाँ पर क्या लिखा है, वह मृत्युदंड की सजा को माफ नहीं कर सकता, चाहे किसी भी राज्य विधि के तहत मौत की सजा मिली भी हो, तो भी राज्यपाल की बजाय राष्ट्रपति से क्षमा याचना करनी होगी, ये बात कही गई है। बट रिसेंट में एक चेंज आया, और रिसेंट में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आप लोग को, है ना, कैन, ये देखिए भैया अपडेट, है ना, ये ओपन भी किया था, गवर्नर कैन पार्डन प्रिजनर इंक्लूडिंग डेथ रोज 1, सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही, ठीक है। अभी रिसेंट में सुप्रीम कोर्ट की बात मतलब संविधान में अपने आप किया गया संशोधन, आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट की बात को पूर्ण न्याय के लिए आवश्यक बनाती है। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, द सुप्रीम कोर्ट ऑन ट्यूसडे हेल्ड दैट गवर्नमेंट ऑफ स्टेट कैन पार्डन प्रिजनर इंक्लूडिंग डेथ रो 1, यहाँ पे क्या लिखा है, इनफैक्ट गवर्नर पावर टू पार्डन ओवर राइट प्रोविजन इन कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, सीआरपीसी का जो है सेक्शन 433, इसको भी क्या करता है, वो गवर्नमेंट का जो गवर्नर का जो मतलब राज्यपाल की जो क्षमादान की शक्ति है, वह सीआरपीसी के सेक्शन 433 ए के भी ऊपर होता है, ये बात इसमें कही गई, ठीक है। तो ये बात इसमें कही गई, और सुप्रीम कोर्ट का जो जज थी वो कौन से थे, जस्टिस गुप्ता और
दो लोग की जस्ती है ना, तो इस बात को आपको दिमाग में रखना है बस। ठीक है, तो यहाँ पर ये अब सही हो जाएगा कि राज्यपाल राज्य विधि के तहत प्राप्त मृत्युदंड की सजा को माफ कर सकता है, अब सही हो जाएगा। देखो भाई, सुप्रीम कोर्ट ने जब, देखो ऐसा क्वेश्चन पूछता है ना कि ये वाला निजता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद के तहत अधिकार है कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन दिया होता है मानते हैं, इसी तरह से ये जो डिसीजन हम मान लेंगे तो ये अब सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसके आंसर में हम लोग चेंज दे देंगे जो भी होगा। ठीक है, महाभियक्ता का पद राज्य के राज्यपाल का वो होता है, प्रसाद पर्यंत होता है, तो जो स्टेट वाला रहता है, ठीक है, एडवोकेट जनरल, बिल्कुल सही बात है, राज्यपाल के पद के उसके होता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल ही करता है, बस ध्यान रखिए जब हटाना होता है तो वो उसी तरह से होता है जैसे हम हाई कोर्ट के जज को हटाते हैं, मतलब वही फिर संसद हटाएगी। ठीक है, तो हटाने के लिए संसद में जाना पड़ेगा, लेकिन नियुक्ति राज्यपाल करता है, और कार्य आवंटन हेतु नियम भी बना सकता है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका डी, 1 2 3 4 सब सही है। बस यही एक अपडेटेड था, तो यहाँ पे मैंने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 77 बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। अब ये है अगला था ताम्र प्रसारणिक काल, 81 क्वेश्चन। तो नाम ही है चाकोलिथिक, मतलब चाक और लिथो, लिथो मतलब पत्थर, चाक मतलब तांबा। तो ताम्र, तांबा और पत्थर, तो क्या लिखा, इस काल में तांबे और किसी किसी अवसर पर निम्न कोटि के कांस का उपयोग देखने को मिलता है, बिल्कुल सही बात है। कृषि की जाती थी, हल्की फुल्की की जाती थी। सबसे पुरानी बस्तियां मालवा और मध्य भारत में पाई गई हैं, एमपी में, तो तीनों कथन एकदम सही है। इसका आंसर हो जाएगा 81 का डी। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे खास तौर पे कायथा और एरण, जो मध्य भारत की एरिया है, प्रमुख क्षेत्र है, वहां पर ताम्र प्रसारणिक मतलब चाकोलिथिक जो कल्चर है वहां पर पाया जाता है। ठीक है, ये बेसिकली देखिए कताई बुनाई भी करते थे, पशुओं को पालतू बनाते थे। दो चीज और ध्यान में रखिए, चाकोलिथिक, ये हम लोग ने जो प्री का क्रैश कोर्स है वहां पर भी मैंने ढंग से इसको डिस्कशन किया था। तो चाकोलिथिक पीपल क्या करते थे ये लोग, है ना, कताई बुनाई भी करते थे, ठीक है, प्लस पशुओं का भी पालन करते थे, पशु पालन भी करते थे, पशुओं को पालतू बनाते थे। तो ये भी दो चीज ध्यान में रखती हैं। और कृषि भी करते थे बेसिकली तांबे के धातुओं से, लेकिन तांबा जब लोहा आया तब, जब बेसिकली महाजनपद काल में जब लोहे की के यंत्र बनाए गए, तब जाके आप देखोगे कृषि सबसे तीव्र गति से फली फूली। तांबा उतना मजबूत नहीं होता है लोहे जितना। ठीक है, तो इस बात को दिमाग में रखना है ना। ये बेसिकली गेहूं, चावल, बाजरा, मसूर, बेर, अलसी, काला चना, हरा चना, ये सब बकैती करते थे। ठीक है, इतना हमारे दिमाग नहीं रखना है। ठीक है, अच्छा। अब ये देखो अगला जो क्वेश्चन है 83वां, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहता है, हम सामान्यतः थोड़ी सी गलती कर देते हैं बस इसलिए। ठीक है, देखिए कुरु दो आर्य कबीलों का सम्मिलित रूप था। ठीक है, कुरु, तो कुरु, कुरु मतलब जहां पे कुरु लोग रहते थे वही कुरुक्षेत्र यानी दिल्ली के आसपास। तो ये जो कुरु कबीला था यह पुरु और भरत, पुरु प्लस भरत दो कबीलों का मेल था, कुरु कबीला, तो एकदम सही बात है। उत्तर वैदिक काल के लोग पकी ईंटों के प्रयोग से भली भांति परिचित थे। अब हमारे दिमाग में आता है यार हड़प्पा कालीन लोग पकी ईंटों के से भली भांति परिचित थे, तो ये भी, ये तो उसके बाद आए थे, वैदिक काल तो हड़प्पा काल के बाद आया था, उसमें वेद पुराण ये सब होता था। तो सकता है ये भी हो, आप सही मार दोगे, लेकिन ये गलत है। उत्तर वैदिक काल के लोग सामान्यतः पकी ईंटों से नहीं, कच्ची ईंटों के इत्यादि के मकान वहां पे मिलते हैं। ठीक है, वहां पे नहीं मिलते हैं पकी ईंट, है ना। तो गंगा यमुना द्वाब क्षेत्र में आर्यों का विस्तार था। भरत और पुरु मिलकर कुरु कहलाए, ये भी मैंने बता दिया। ठीक है, सरस्वती और दृश्यवती नदी के आसपास बसे थे वही, है ना। ठीक है, इस बात को दिमाग में रखिएगा। हस्तिनापुर आप खुदाई देखेंगे तो वहां पे कच्ची संरचनाएं हैं, और वो बहुत भव्य नहीं है, बहुत ही टिकाऊ नहीं है, कच्ची संरचनाएं बनी हुई है, तो इस बात से हमारा ये आंसर हो जाएगा। तो ये गलत, ये सही, पूछा है क्या सही है, तो ए आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत बहुत इजी है, तुरंत कर लेते हैं। ठीक है, 84 85 में दो क्वेश्चन और बताना है। हम्म, मैं अभी 10 10 15 मिनट और पढ़ा ही दूंगा, क्योंकि 12 बज के अभी 4 मिनट हो रहे हैं अभी मेरे मेरे हिसाब से, तो 12 बज के 4 मिनट, 12:30 बजे से मैच है, तो तब पढ़ाई तो पता चला पढ़ाने के तुरंत बाद नींद आने लगे। जैसे इधर जैसे क्या हुआ कि मैं मैच का बहुत बड़ा फैन हूँ, लेकिन इधर पिछले कुछ दिनों से इंतजार करते करते सो जाता हूँ कई बार, है ना, कि भाई कुछ इतना दिन, असल में ये जब से यूपीएससी इंडिया हम लोगों ने स्टार्ट किया है
तब से पूरा दिन किस तरह से निकलता है काम में, सारा रिक्रूटमेंट भी हम ही लोग को करना है, मतलब सारा काम हम ही लोग को ध्यान देना पड़ता है। भविष्य में हो सकता है आप लोग का सपोर्ट समर्थन रहा तो हम लोग आगे निकल जाएंगे, तो मैच देखने के लिए टाइम मिल पाएगा। अभी तो फिलहाल पूरा एफर्ट खुद ही सारी चीज देखिए, इवन एरर भी हम लोग को ही सारी चीजें देखनी पड़ती है। देखिए अपडेटेड भी जो चीज थी वो राज्यपाल वाली, वो भी हम लोग ने ही प्रॉपर देखी, चीजों को ऐड किया, है ना। तो बौद्ध धर्म के संदर्भ में इन तत्वों पर विचार कीजिए। प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ सुत्तनीपाद में गाय को अन्नदा सुखदा वरदा कहा गया। भैया नहीं पता मुझे, मान लिया मुझे नहीं पता, छोड़ो, नहीं पता, मतलब अभी गलत नहीं कर रहा हूं, नहीं पता। बौद्ध साहित्य की रचना आम जन की भाषा प्राकृत में की गई है, यही तो लोचा है। आम जन की भाषा उस समय क्या थी? पाली। और बौद्ध ग्रंथ बेसिकली मुख्यतः किस भाषा में लिखे गए? पाली। ई गलत, ई गलत, तो हई कट गई, हई कट गई, हई खत्म, तो बचल कौन? 1 और 3। तो सही बात है, बौद्ध ग्रंथ में जो सुत्त निपात था, बौद्ध ग्रंथ सुत्त निपात था, उसमें गाय को अन्नदा वन्नदा और सुखदा कहा गया होगा, मतलब अन्न देने वाली, वन देने वाली और सुख देने वाली, यही कहा गया होगा। सही बात है। इस धर्म के कारण लोगों में बुद्धिवाद का महत्व बढ़ा। बुद्धिवाद का मतलब तर्कवाद। सही बात है, इसने तार्किक चीजें सिखाई, है ना। ये सब वेद पुराण कर्म कांड इत्यादि के बारे में लोगों को जागरूक किया, इससे बचिए, तो सही हो गया। ठीक है, तो ये दिमाग में रखना है कि देखिए एक ऑप्शन खोजिए और हड़बड़ी में मत कीजिए। ठीक है, हड़बड़ी में। जैन ग्रंथ मुख्यतः प्राकृत में लिखे गए थे, लेकिन बौद्ध ग्रंथ मुख्यतः पाली में लिखे गए थे, ये बात दिमाग में आपको रखनी है। ठीक है, आमजन की भाषा पाली अपनाई थी। अगला है सातवाहन राजकुल, जो 85वां क्वेश्चन है। सातवाहन राजकुल मात्र सत्तात्मक था। तो समानता हम लोग सुनते हैं ना कि गौतमी पुत्र सातकर्णी, ऐसा नाम सुनते हैं, तो क्या होता है, हम लोग मान लेते हैं कि हाँ यार ये सही बात है भाई, मात्र सत्तात्मक रहा होगा, लेकिन नहीं। मात्र सत्तात्मक और पित सत्तात्मक कैसे देखते हैं हम लोग? संपत्ति किसके पास जाती है? अगर संपत्ति माता से बेटी को मिलेगा तो क्या होगा? मात्र सत्तात्मक। लेकिन ऐसा नहीं था, पुत्र को ही उत्तराधिकार में संपत्ति मिलती थी, अतः ये बात गलत है। मात्र सत्तात्मक नहीं था, खाली नामों में माताओं को महत्व दिया जाता था, ये आप कह सकते हैं। तो पहला स्टेटमेंट गलत। ब्राह्मणों को भूमि ज्ञान देने वाले पहले शासक सातवाहन ही हुए, सही बात है। ठीक है, तो ब्राह्मणों को इन्होंने काफी मतलब अनुदान दिया, है ना। बौद्ध भिक्षुओं को भी अनुदान दिया, ब्राह्मणों को भी अनुदान दिया, ये दो चीज महत्वपूर्ण है। तीसरी चीज जो हम लोग को मॉडल आंसर से ध्यान में रखनी है, इसका संस्थापक कौन था? सीमुख। ये यूपीएससी यूपीपीसीएस में भी पूछा जाता है कि स्टेटमेंट हो सकता है तीसरा जैसे सातवाहनों का संस्थापक सीमुख था। ठीक है, कई जगह अलग नाम होता है, श्रीमुख, सीमुख, मतलब अलग अलग नाम दिए जाते हैं, जैसा जो पढ़ पाता है सबसे नाम देता है, तो ये दिमाग में आपको रखना है। अब 90वां प्रश्न आता है हम लोग। भारतीय लोक सेवाओं के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों पर ध्यान दिए। विथ रेफरेंस टू डेवलपमेंट ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कार्नवालिस ने लोक सेवाओं का भारतीकरण कर दिया क्योंकि यह कम खर्चीली थी एवं भारतीय प्रसून परंपराओं के अनुरूप थी। हम पढ़ेंगे हाँ यार, कार्नवालिस बहुत उसको माना जाता है कि लोक सेवाओं का कितना सुधार किया था, ये सब, है ना। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, भारतीयों के सख्त खिलाफ था वो, इतना मतलब डैश 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 था कि भारतीयों को देख के चिढ़ता था। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, अगर ये बात आपको पता रहेगी। भारतीयों से चिढ़ता था, पूरी तरह से उसने यूरोपीयकरण कर दिया। ठीक है, उसने कहा भैया भारतीयों की औकात नहीं है कि वो सिविल सेवाओं में जाएंगे, तो पूरी तरह से यूरोपीकरण कर दिया 1793 के आसपास, है ना। और लोक सेवाओं में सुधार किया था उसने, भारतीय लोक सेवाओं का जनक भी माना जाता है, लेकिन यूरोपीकरण किया था। लोक सेवा में प्रतियोगी परीक्षा द्वारा नियुक्ति की संकल्पना को 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा लागू किया गया। सही बात है, 1833 में लागू करने का प्रयास किया गया था, हो नहीं पाया था, लेकिन प्रतियोगी परीक्षा द्वारा नियुक्ति 53 के चार्टर एक्ट में लागू कर दी गई थी। तो दूसरा सही, पहला गलत, तो केवल सही है में केवल दो सही है। ठीक है, तो इस बात का दिमाग में रखना है। ठीक है, तो वस्तुतः 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा लोक सेवाओं के यूरोपीकरण का सिद्धांत छोड़ दिया गया था, लेकिन रास्ता खुल गया था। लेकिन ध्यान रखें उस समय फिर विरोध हो गया, तो हट गई बात। लेकिन 53 में खुली एवं प्रतिस्पर्धी परीक्षा लागू कर दी गई। ठीक है, ये आपको दिमाग में रखना है। अगला हमारे पास 3 प्रश्न और है। ठीक है, देखिए बीच में हो सकता है 1-2 प्रश्न और हों अच्छे, लेकिन हम लोग सारा नहीं, मैंने वही कहा कि कुछ हमने डिस्ट्रीब्यूशन भी किया है, जो पूछे गए वो भी किया, और सारा तो यहाँ पे करवाना भी नहीं, वैसे भी ओपन डिस्कशन है। ठीक है, तो बेसिकली आप लोग को थोड़ा मोटिवेशन मिले, इस वजह से ये है। ठीक है, और थोड़ा सा हम लोग का प्रमोशन भी हो जाए साथ साथ में। प्री टाइम बैच क्रैश कोर्स जो चल रहा है, मैंने बार बार कहा कि भैया 120 घंटे में कंप्लीट करा रहे हैं, और अब तो 2 महीने के लिए बहुत सही है
कि आप एक दिन में 3-4 घंटा बैठ के रिवीजन ही कर रहे हैं इस समय, 3-4 घंटा बैठ के वीडियो सुन लीजिए, अपना दिन भर पढ़िए, वीडियो सुनिए, हो गया काम। भारतीय हाथियों के संदर्भ में नीति पर ध्यान दीजिए। ठीक है, हाथी के समूह का नेतृत्व मादा करती है। तो जो लोग डिस्कवरी देखते होंगे तो ये दोनों चीज पता होगी उनको कि मादा करती है, गर्भावधि 22 माह होती है, दोनों सही है। समता हाथी में 40 वर्ष की आयु तक ही बच्चे पैदा करने की क्षमता होती है, इसको अभी मान लीजिए नहीं पता है ना। भारत के राज्यों में हाथियों की सर्वाधिक जीव संख्या केरल में है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, कर्नाटक में है। कर्नाटक में सर्वाधिक है, क्योंकि केरल में हुआ था ना कि वो हाथी को नाशपाती नहीं, अनानास में बम रख के खिला दिया था, तो हथनी तो मर गई थी, उसके गर्भ में बच्चा भी था। इस वजह से न्यूज में यूपीएससी ने इसको पूछा भी, एग्जैक्टली यूपीएससी का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो हम लोग 2-4-10 क्वेश्चन रखते भी हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी। ठीक है, तो आपने जब ये एलिमिनेट कर दिया एग्जाम में, केरल नहीं है कर्नाटक है, तो खत्म, बचा 1 और 2। ठीक है, तो 1 और 2 एकदम सही है। नेतृत्व अगर मादा करती यही पता हो तो भी आपका काम बन जाता है, गर्भावधि 22 माह होती है। ठीक है, तो ये आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, अगला है, भारत में वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहन करने की दृष्टि से, मतलब फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करने की दृष्टि से अगर मैं बात करूं, मैं दृष्टि से क्या बात करूंगा, विजन से बात करूंगा नहीं, आप यूपीएससी हिंदी से बात कीजिए आप लोग। ठीक है, हम लोग का सपोर्ट कीजिए, हम लोग आगे बढ़े। तो बोला भारत में वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से भुगतान बैंकों की स्थापना की जा रही है। इस दृष्टि से, फिर से दृष्टि से, निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है या सही है? ठीक है, जिन मोबाइल टेलीफोन कंपनी और सुपर बाजार श्रृंखलाओं का स्वामित्व एवं नियंत्रण भारतीय व्यक्तियों के पास है, वो भुगतान बैंकों के प्रवर्तक होने के योग्य है। ठीक है, अभी मान लो नहीं पता, छोड़ो, मान लो नहीं पता, डैश डैश डैश। हालांकि एयरटेल बैंक, वोडाफोन बैंक आपने सुना होगा नाम, लेकिन छोड़ दो, मान लो नहीं पता। ठीक है, भुगतान बैंक क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड दोनों जारी करते हैं, गलत है ना। पेटीएम क्रेडिट कार्ड कभी सुना है? नहीं। पेटीएम एसबीआई क्रेडिट कार्ड सुना होगा कि पेटीएम एसबीआई का क्रेडिट कार्ड बांट रहा है अपने पास से, लेकिन पेटीएम क्रेडिट कार्ड नहीं सुना होगा, तो ये गलत है। तो दूसरा काट दो भाई, आंसर आ गया 1 और 3 करेक्ट। भुगतान बैंक ऋण देने का कार्यकलाप नहीं कर सकते, एकदम सही बात है। और ऋण और क्रेडिट कार्ड सेम चीज ही तो है, क्रेडिट कार्ड भी क्या एक प्रकार का ऋण है, कार्यकलाप नहीं कर सकते। ये सब बेसिकली क्या करते हैं, पे लेटर करते हैं, वो भी पे लेटर भी जो होता है वो भी किसी दूसरी कंपनी से, जो एनबीएफसी है उनके साथ जुड़े होते हैं, है ना। जो लोग पेटीएम पोस्टपेड यूज करते होंगे तो उन लोग पता होगा। लास्ट क्वेश्चन, सीमांत स्थायी सुविधा दर मतलब मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज आर सम टाइम इन न्यूज। ठीक है, किस संदर्भ में किया जाता है? अरे बच्चों वाला क्वेश्चन है, बैंक है ना। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या है? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी वही तो है, आरबीआई क्या करती है, रेपो रेट पर कुछ दांडिक रेट लगाकर बैंकों को एक दिन एक्स्ट्रा लोन देती है, वही है ना, सीमांत स्थायी सुविधा दर। और नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज, ये भी वही है। ठीक है, तो बैंकों से रिलेटेड ही है, तो बैंकिंग कार्य से संबंधित है ये दोनों चीजें। तो इसका आंसर हो जाएगा ए करेक्ट। और ऐसा क्वेश्चन इजी वाला यूपीएससी यूपीपीसीएस भी पूछा रहता है, तो दोस्तों ध्यान में रखिए। मैं फिर से बता दूं, यूपीएससी हिंदी टेस्ट सीरीज चला रही है, यूपीएससी यूपीपीसीएस। अगर आपको डिस्कशन देख के मजा आया हो, आपको लगता है कि हाँ भाई ठीक है, ज्वाइन करना चाहिए, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जो लोग ज्वाइंट हैं, अपने ग्रुप में शेयर कीजिए। फुल फॉर्म में है, हम लोग एग्जाम तक और उसके बाद भी आपके साथ हमेशा बने रहेंगे। एक फैमिली है, जब आप यहाँ से जुड़ते हैं तो हमेशा आपका साथ दिया जाएगा। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।